ऑपरेशन सिंदूर ये एक ऐसा मौका था एलओसी क्रॉस करके पीओके ले सकते थे कि अगर लेट हो रहा है ना तो फिर ठोक के मारना है और इतना ठोकना है कि वो एक तरह से मिसाल बने कि जो चीज दुनिया सोच नहीं सकती हम फिर भी एलओसी क्रॉस करे बिना अपने इलाकों को ले सकते हैं। 1971 में 93,000 सोल्जर हमारे पास थे। बहुत बड़ा चांस छोड़ दिया। हम जो है नेगोशिएट कर सकते थे पीओके के लिए। मैंने अपने लोग खोए। जब आप अपने साथी की लाश उठाते हैं ना, उस चोट को मैं कभी नहीं उभर पाऊंगा अपनी जिंदगी में। जब वो 10, 12, 14 दिन का जो गैप था पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बीच में, क्या प्लान पीओके तक का था? यस, पीओके हमारी इमीडिएट फर्स्ट प्रायोरिटी था। ऑपरेशन सिंदूर की फर्स्ट स्ट्राइक, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे प्लान होता है। फर्स्ट स्ट्राइक आपने कर दी टेररिज्म। सेकेंड स्ट्राइक, जब मैं इसकी पीओके की लीगैलिटी पढ़ रहा था, पीओके का आदमी जो है जब इंडिया आता है तो उसको वीजा लेना पड़ता है। पीओके वालों से पूछो कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, क्यों वहां पर इंडियन फ्लैग फ्लाई कर रहा है पिछले 3 इंडिपेंडेंस डे पर, क्यों? पीओके पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाइडल रिसोर्स, वहां की बनी हुई बिजली लाहौर और इस्लामाबाद जा रही है और उसमें पाकिस्तान को रिस्क दिखता है कि ये एरिया में पैसा लगाएंगे। जिस दिन स्ट्रेटेजिकली हम रेडी होंगे पीओके को ओवरटेक करने के लिए, सुखोई 57, F-35 और राफेल, ये तीनों में से पीओके जैसे टेरेन के लिए बेस्ट जहाज कौन सा? जब जहाज आप खुद बना रहे होते हैं, इसके अंदर कुछ ऐसी सीक्रेट मॉडिफिकेशंस आप करते हैं जो किसी को नहीं पता। अगर प्रायोरिटी में तीनों में से जो जहाज इंडिया, ऑपरेशन सिंदूर में 6 मिनट की साइबर वॉरफेयर की वजह से इंडिया को एक विंडो मिली थी। कोई भी एयर डिफेंस काम नहीं कर रहा था पाकिस्तान का। ये सच था। देखिए, अगर कल कोई होता है, व्हाट रोल कैन साइबर वॉरफेयर प्ले इन पीओके? वेरी सिंपल, एनीथिंग ऑपरेटिंग ऑन। कर्नल शैलेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट में आने के लिए। मैं बहुत टाइम से चाह रहा था एक बार आपके साथ बैठने का मौका मिले। और हम आजकल बहुत सुनते हैं ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट, पुरी के बारे में, जहाँ पर हमने बॉर्डर्स क्रॉस करके एलओसी क्रॉस करके ऑपरेशंस करे, बॉर्डर भी क्रॉस करा, और हम उस सब की डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आपने बहुत समय से काफ़ी सारे कोवर्ट ऑपरेशंस करे हैं, काफ़ी सारे ऑपरेशंस का पार्ट रहे हैं आप, या इस तरह के एलओसी क्रॉस करने वाले इंसिडेंट्स पहले भी हुए हैं जो आज से 20 साल 25 साल पहले की बात है? क्या ये सारे ऑपरेशंस आज अलग तरीके से हो रहे हैं इसलिए हमें पता चल रहे हैं, या पहले हमें जो है होते थे पर पता नहीं चलते थे? जय हिंद, नमस्कार। अगर आप बात कर रहे हैं एलओसी, एलसी, आईबी, मैं तो तीनों की बात करता हूँ। हाँ, मैंने 87 में पहली बार क्रॉस करी थी। 87 में? 1987 में। वाह। मतलब उस समय मैं तो इनफेक्ट आज की तारीख में बताने में कोई हम वहाँ उस समय गुरदासपुर में थे, और गुरदासपुर के पास हमारे जीओसी आए, उन्होंने कहा टीबीपी जाएगी, ट्रांस बॉर्डर पेट्रोल जाएगी। तो एज अ सेकेंड लेफ्टिनेंट मैं भी उसका पार्ट था। अब ये कहना गलत या सही है वो एक अलग बात है, लेकिन हमने बॉर्डर क्रॉस किया, हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया। क्यों? क्योंकि उस समय ऐसी कोई लड़ाई लगी हुई नहीं थी। उस जीओसी का जनरल ऑफिसर कमांडिंग का ये रुतबा था कि मैं अपने यंगस्टर्स को एक एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ कि वो सही में एक बार बॉर्डर पिलर क्रॉस कर तो आए। देखिए, उसका एक अलग एकदम से जज्बा उठता है, ओ माय गॉड मैं जा रहा हूँ। एक तो पहली बात है तैयारी, दूसरी है मेंटल तैयारी। उससे भी बड़ी बात यह है जब आप वापस आते हो ना, तो आज के बाद आपको उस बॉर्डर पिलर का डर नहीं होता। हाँ, कि यार अगर मैंने उससे क्रॉस किया तो क्या गोली चलेगी, पता नहीं क्या चलेगा, टैंक चल पड़ेंगे, क्या होंगे। जब हम बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की बात कर लीजिए, बालाकोट की बात कर लीजिए, मैं कह रहा हूँ उरी की बात कर लीजिए, ये बड़े अलग तरीके के ऑपरेशन है। ये जिसको मैं बताऊँ एज अ फौजी ड्रीम कम ट्रू है। हमने हमेशा ड्रीम किया होगा फौज में, हर पायलट ने भी ये ड्रीम किया होगा किसी दिन कभी ना कभी मुझे भी ये मौका मिले कि मैं उस दुश्मन टेरिटरी में जाकर दुश्मन को डिस्ट्रॉय कर कराऊँ। ये मौका जब मिलता है वो सिर्फ एक कंडीशन में मिलता है, जब सरकार खुले तौर पर आपको डिक्लेयर कर वहाँ भेजती है। जो मैंने 87 में किया, वेल दैट वाज नॉट अ डिक्लेयर्ड वन, दैट वाज जस्ट बूस्ट अप मोरल वाली बात। बट फिर भी अगर मैं उसको आगे ले जाऊँ, आप बोल रहे हैं नेक्स्ट टाइम आई थिंक आई क्रॉस समवेयर इन 92, 93 दैट वाज अखनूर। लकीली मेरी रेजिमेंट आज भी वहाँ है बाई चांस।
तो उस समय के कमांडर और उस समय के जीओसी का एक अलग जुनून था कि हम पाकिस्तान को मारेंगे, देखते हैं कि वो हमें मार पाता है कि नहीं। तो उसमें भी हमारे को एक बहुत बड़ा एडवांटेज, मेरे को मेंटल एडवांटेज ये मिला, मैं पाकिस्तान को मार सकता हूँ, पहली बात। उसको मारने के बावजूद मैं वापस आ सकता हूँ, दूसरी बात। कमी जो आज इस मैच्योरिटी में, आज की मैच्योरिटी और उसमें, क्योंकि उस समय हम सोचते नहीं थे, उस समय सिर्फ करते थे, और उसके पीछे ना एक जिनको पागल जुनून छाया हुआ होता, मुझे जाना है और मैं जाकर ही रहूँगा वगैरह वगैरह। हमारे आपस में जो ऑफिसर्स थे उनके बीच में कंपटीशन, तू मत जा यार, मैं ही चला जाता हूँ, मैं नहीं यार तू पिछले बार भी गया था, इस तरह की बहस होती है। दैट मीन्स एक होड़ लगी हुई है कि कौन जाएगा। ज़्यादा बड़ी बात यह है उस समय और अब वाले में फ़र्क ये है, उस समय स्ट्रिक्टली मैं किसी में खामियां नहीं निकाल रहा हूँ, बीइंग अ गुड क्रिटिक, ये बड़ी क्लियर थी कि अगर तुझे कुछ हो गया तो ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं होगी, बिकॉज ये सरकार का डिक्लेयर्ड ऑपरेशन नहीं है। डिक्लेयर्ड मतलब सरकार उसे ओन अप नहीं करेगी। ये आप लोकल लेवल पर कर रहे हो, ब्रिगेड लेवल पर कर रहे हो, डिवीजन लेवल पर कर रहे हो। मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा कर रहे थे हम, क्योंकि उससे आपका हौसला बढ़ता है, आपके पब्लिक का हौसला बढ़ता है। लेकिन वो डिक्लेयर जब नहीं होता तो हौसला कैसे बढ़ेगा? हाँ। देखिए आज आपको सिंदूर पता है, इसीलिए तो आप इस प्रोग्राम को कर रहे हो या बोल पा रहे हो। सपोज कर लीजिए मैंने ऑपरेशन सिंदूर 93 में किया होता, किसको पता? हालांकि मेरी अपनी सेटिस्फेक्शन बड़ी तगड़ी है इस बात में, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, आई डिड दैट। हम गए, इन्फेंट्री पलटन हमारे साथ थी, एज अ आर्टिलरी ऑफिसर हम एज अ ओपी लिए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन पोस्ट जिसको बोलते हैं। हमें एक अलग जगह दी जाती है कि वहाँ पर बैठिए, जिससे कि अगर किसी भी तरह से हमारे ट्रुप्स जो गए हैं अगर वो फंस जाते हैं, किसी तरह का सपोर्ट मांगते हैं, तो हम उनको एक्सट्रिकेट कर पाए। वो एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि आर्टिलरी अपने आप में फायर करना उन दिनों में एक इम्पॉसिबल बात थी। आज आप देख रहे हैं आर्टिलरी हर दूसरे दिन फायर हो जाती है विदाउट सीकिंग एनी परमिशन। यस यस, आई एग्री ऑन दैट। एंड व्हेन वी से परमिशन, ऐसा नहीं मतलब उसको बिल्कुल गलत शब्दों में ना ले जाएं कि शैलेंद्र सिंह की मन में आया तो ठां करके फायर कर दे, ऐसे नहीं है। देयर इज अ रीजनिंग, देयर इज अ बॉम्बिंग गोइंग ऑन फ्रॉम पाकिस्तान टू आवर साइड, मेरे को फिर उसके बाद किसी की परमिशन नहीं चाहिए। अगर मैंने काउंटर बम्बार्डमेंट में उसकी गन एरिया को रडार से पा लिया, करो फायर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं रोकने वाला हमें। सो आप 100 राउंड फायर करो, 200 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन दिनों में राउंड फायर करना तो बहुत दूर की बात है, जो राइफल की गोली का खोखा भी अगर गुम हो गया तो आप ये समझ लेना कि आपकी लंका लग जाएगी। अच्छा, इट वाज दैट डिफिकल्ट। गिनते थे मतलब खोखे गिनने होते थे, क्योंकि आपके पास गवर्नमेंट का सैंक्शन नहीं है। आज और उस समय में बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन फिर भी आज मैं ये ज़रूर कहूँगा, उस समय का फौजी ज़्यादा प्रेशर में था क्योंकि वो डिक्लेयर्ड ऑपरेशन नहीं था। आज का फौजी का हौसला, आप मेरे पीछे खड़े हो, सरकार मेरे पीछे खड़ी है, मेरा आर्मी चीफ मेरे सिर पर है, मैं तीनों तरफ से प्रोटेक्टेड हूँ। यस, देखिए एक फौजी को हिम्मत आ जाती है, कितनी बड़ी हिम्मत है। सरकार मेरे पीछे, पब्लिक मेरे पीछे, मेरा फौजी अफसर मेरे सिर पर हाथ रखे हुआ है, मुझे कौन क्या कर लेगा। हाँ। चलो हो सकता है इसमें मैं वीर गति पा जाऊं, कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा। और क्योंकि लॉसेस के बिना अगर आप सोचें कोई ऑपरेशन तो मेरे ख्याल आप गलत हो जाएंगे। हाँ। लेकिन मुझे ये पता है कि मैं आज के बाद तिरंगे में घर जाऊंगा, My sacrifice will be honored. Yes, it will be recognized. ऑनर करे ना करे, मुझे नहीं लगता हम फौजियों के पास इतना दिमाग है कि आप मुझे ऑनर क्या करेंगे। आज की तारीख में इस शो के अंदर आप मुझे क्या ऑनर करेंगे, सही बात, ऐसा मेरे को लगता है। हाँ। लेकिन आप मुझे ये इज्जत बख्श रहे हैं, यू आर रिकग्नाइजिंग मी कि मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, आर्मी की बात आपके साथ कर रहा हूँ। मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके पीछे ना तो कोई पैसा कॉम्पनसेट कर पाएगा मुझे, ना कोई ऑनर। आप मुझे परमवीर चक्र नहीं दे पाएंगे, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। आप मेरे लिए घर बनाकर नहीं दे पाएंगे इस पॉडकास्ट के लिए। लेकिन ज़्यादा बड़ी बात यह है कि आप मुझे इज्जत दे रहे हैं। हाँ। आप मुझे रिकग्नाइज कर रहे हैं कि ये फौजी बंदा क्यों ना मेरे से बात करे। ऑपरेशन सिंदूर से पिछली तरफ को अगर जाऊं, जो मैंने एटलीस्ट अपनी लाइफ में देख लिया 87 से, देयर इज अ मैसिव डिफरेंस। आज मेरा देश मेरे हर फौजी के साथ खड़ा है। क्या ऑपरेशन होते थे सर, क्या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव होते थे? कोई एक दो ऑपरेशन का एग्जांपल लेकर बताएंगे कि यार ये अचीव करने के लिए हम घुसे थे? देखिए बड़ी सीधी बात है, अगर मैं आपको एक छोटा सा मैंने आपको बताया, DBN में हमने कहीं किसी पर अटैक नहीं किया। हम गए, बॉर्डर पिलर क्रॉस किया,
तकरीबन 100-200 मीटर बोलो, आधा किलोमीटर बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 मीटर भी क्रॉस करना उतना ही बात है जितना 100। बिल्कुल। सो वो करा और हम वापस आ गए। दैट मीन्स दैट्स कॉल्ड एज एक्लिमेटाइजेशन, कि आप एरिया को देखें, अपना डर निकालें। ये एक हो गया। दूसरा आ गया, अगर अखनूर की बात करें, 94 की बात मैं कर रहा हूँ। उन दिनों में होता ये था कि कमांडर साहब बोलते थे घातक प्लेटून जाएगी, और घातक प्लेटून के साथ जो और 2 पलटन की घातक प्लेटून है वो भी तैयार करते थे, और उनको हम अपने तरीके से डिप्लॉय करते थे कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई तो रीइंफोर्समेंट हमें बुलानी नहीं पड़ेगी। क्यों? बुलाने का मतलब होता है ऑपरेशन का लेवल ऊपर ले जाना। बिल्कुल। जो आप ले जाएंगे नहीं, क्योंकि इट वाज अनडिक्लेयर्ड। अनडिक्लेयर्ड मीन्स ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इलीगल है। अनडिक्लेयर्ड और इलीगल में बहुत फ़र्क है। अनडिक्लेयर्ड का मतलब ये होता है कि रेजिमेंट लेवल पर एक काम किया जा रहा है, हमने टारगेट चूज़ किया है, अपने ब्रिगेड हेडक्वार्टर को बताया है, ब्रिगेड हेडक्वार्टर ने डिव हेडक्वार्टर तक बताया, उसके आगे उनकी मर्जी, मेरा कोई कंसर्न नहीं है। एज अ कंपनी मेरे सीईओ को अगर मुझे पता है, मुझे उसके आगे कोई चिंता नहीं। सो इसी तरह अनडिक्लेयर्ड और इलीगल, अगर मेरे सीईओ को नहीं पता तो इट बिकम्स इलीगल, अपने से ऊपर वाले को नहीं पता। हम जाते थे वहाँ, तकरीबन 12-14 किलोमीटर तक का डिस्टेंस के बीच में हमको एक पर्टिकुलर पोस्ट को ले लेते थे जो कि हमारे ऊपर अननेसेसरली फायर कर रही है। अपने ऊपर मतलब अखनूर सेक्टर में सिविल एरियाज के ऊपर हैरासमेंट फायर जिसको मैं कह सकता हूँ, वो कर रही है। हमें कभी कभार ये भी लगता था कि शायद यही लोग टेररिस्ट को अंदर भी इसी के थ्रू लाते हैं, तो इस पोस्ट को ही डिस्ट्रॉय कर दो एज अ पनिशमेंट। गए, बड़े सिंपल छोटा सा ऑपरेशन बता रहा हूँ, गए वहाँ लगाए अपने बॉम्ब्स, जीसी स्लैब लगाया, ये लगाया, वो लगाया, और ठां करके फायर किया, सबको नीचे गिरा, वापस आ गए। बट कंडीशन ये होती थी कि आपको सेम रात में वापस आना है, आप वहाँ रुकेंगे नहीं। सो जनरली मेरे को, अगर मेरी याददाश्त ठीक चल रही हो, मेरे ख्याल 2-2.5 घंटे में हम पहुँच जाते थे जहाँ पहुँचना है, क्योंकि स्लो मूव करते थे। बहुत ज़्यादा है, 30 मिनट 35 मिनट का डिस्ट्रक्शन एंड वापस। तो मतलब 5 घंटे का पूरा ऑपरेशन। 5 घंटे इज ऑन द प्लस साइड। हाँ। रास्ते में जाते में, अगर देखिए, दीज आर कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी टारगेट ऑल्सो। चला तो मैं आपके तरफ था, सडनली मैंने देखा कि लेफ्ट साइड में आपसे काफ़ी पहले मुझे कोई ल्यूक्रेटिव टारगेट दिख गया, ख़त्म करो। क्योंकि मेरा एम, देखिए उन दिनों की बात कर रहा हूँ, उन दिनों में दिमाग में साइके सिर्फ एक ये होता था, पाकिस्तानी मारना है। मुझे नहीं मालूम कौन है ये, बट पाकिस्तान के फौज का अगर बंदा 5 बैठे चाय पी रहे हैं, इन्हें ही मार दो। मैं क्यों जाऊं वहां तक, क्योंकि ये अनडिक्लेयर्ड है। हाँ। तो ठीक है यार, वहां पर जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यही हो सकती है कि जाते थे कर आकर सिट्रेप टाइप बनाकर, एक कमांडर साहब हमारा इंटरव्यू करते थे, हम उनको बताते थे। तो कई बार कमांडर साहब हंसी खेल में, और तुम मार कर भी आए हो किसी को कि ऐਵੇਂ ही बस टुर के आ गए, ठुल्ले मार के आ गए। तो अब भाई बड़ा इंसल्टिंग फील होता था कि इतनी मेहनत करी और देखिए नहीं हुआ। तो बोले सर आप एक बात बताओ, क्या चीज़ ऐसी करें कि आप कन्विंस हो जाओगे। बोले मुझे क्या पता, तुमने मेरे को, मैं तो यहाँ से नहीं देख पा रहा, मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी अपने न्यूज़पेपर में डिक्लेयर तो करेगा नहीं। हाँ। देखिए, हाँ। इंटेलिजेंस नेटवर्क उसका है, वो उसको कवर अप करेगा, तो इसलिए न्यूज़ बाहर निकल कर नहीं आएगी। तो हमने बोला ठीक है सर, कल हम आपके लिए प्रूफ लेकर आएंगे। तो अगली बार जब वापस आए तो ब्रीफिंग में हमने कहा सर, उन दिनों अगर आपको याद होगा कि वो बड़े वाला कैमरा चलता था जो यहाँ लग के हम चलते थे, और बड़ी वाली कैसेट चलती थी जिसको सीधे आप VCR में चला देते थे। तो हमने कहा लीजिए सर ये देखिए। तो हमने दिखाया उसमें कि पोस्ट तक पहुँच गए हैं, पोस्ट के पास पहुंचकर उसका जो बाकी वाला हाल है वो रिकॉर्ड कर वापस ले आए। 1 या 2 बंदे अगर बाई चांस जो दिख गए, जो उनके मरे हैं, उनको हम रिकॉर्ड करके वापस ले आए। अब आप सोचिए कि उन दिनों का प्रेशर, वो कमांडर बोलता है, आई कैन नेवर फॉरगेट हिज नेम, जसबीर आई थिंक, अ वेरी टॉल खालसा, वेरी ब्यूटीफुल मैन। ही सेज, और मैनू की पता ये बंदे सुते पे होने, मतलब सो रहे होंगे, इमेजिन। तो यार मैंने कहा हद हो गई है, तो मतलब बेचारे इन्फेंट्री वाला इतना दूर पैदल चल रहा है, हवाई तो सारी मेहनत में पाली के, तो कैमरा भी उठा कर ले जा रहे हैं। तो बोले ये क्या करें, तो बोले सर ठीक है अगली बार कुछ और करेंगे। तो अगले बार कंपनी कमांडर बोलता है, कहता शैलेंद्र सर आज बंदे लेके चलेंगे। मैंने कहा भाई पागल है, इतने वजन में हम चल रहे हैं, एमिनेशन लेकर चल रहे हैं, खाना लेकर चल रहे हैं, ये इनको क्यों लेगा। बोले सर इस बार कमांडर को दिखाई देते हैं। तो हम 2 बंदे भी ले आए।
लाद के। हाँ, क्या बड़ी बात है। हाँ। देखिए, कंडीशन उन दिनों सिर्फ 2 होती थी कि जिसके ऊपर, जो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अपना बंदा नहीं छूटना चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए। और अगर उसको छुड़वाने के लिए, मतलब अगर वो गिर गया, वर्स्ट केस ऐसा नहीं है कि लॉसेस नहीं होते हैं, लॉसेस होते हैं, ऐसे में कम होते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर लॉस हो गया तो उस लॉस को वापस लेकर आना है, उसे छोड़कर नहीं आना है किसी भी हालत में। 1 घंटे के 5 घंटे लग जाए, 10 घंटे लग जाए, लेकिन भाई साहब उसको लेकर आना है। दैट वाज द ओनली रेस्ट्रिक्शन। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कमांडर को फाइनली बोलना पड़ा। वहां से ना एक रेस शुरू हो जाती है। हाँ। वो देखो, फला पलटन का बंदे तो 2 बंदे लेकर आए, अब अगला बोलता मैं 3 लाऊंगा। सो यू नो देयर वाज अ वेरी, ये ऑपरेशंस होते थे। हाँ। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और बड़े जज्बे के साथ होते थे, क्योंकि जितना लेवल नीचा, जज्बा उतना ऊंचा। आज की तारीख में जब सरकार मुझे बोलती है तो मेरा जज्बा मेरे अपने जज्बे से ऊपर नहीं है। अब मैं सरकार के कहने पर काम कर रहा हूँ, जहाँ पर खुली, और एक है कि मैं सरकार को बिना बताए कर रहा हूँ। मैंने रिपोर्ट भेज दी है, अब नीचे अगर कुछ होता है, जैसे मैं तो आज ये कहता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर अगर विफल हो जाता, जिम्मेवारी किसकी थी? प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर। आप छोड़ते नहीं उसे। हाँ। भाई किसी भी ये इस तरह के, जो चाहे बालाकोट ले लो, चाहे वो उरी वाला ले लो, किसी को कुछ हो जाता, वो पूरी की पूरी पार्टी घिर जाती, पकड़ी जाती, मर जा, जो वर्ड इस्तेमाल करना है कर लो। जिम्मेवारी किसकी? आई थिंक फाइनली प्राइम मिनिस्टर की। यस, प्राइम मिनिस्टर की। पीएमओ तब कोई नहीं ढूंढता। हाँ। तब सिर्फ एक बंदा टारगेट पर आता आपके। जब इतना सब कुछ ठीक हुआ है, तब भी वही टारगेट पर है। राइट। देखिए, ओपोजिशन तो आज तब भी मांगा था बालाकोट का प्रूफ कि भाई जहाज गया भी था या नहीं गया था। अब तो किसी ने ये भी कह दिया कि वो जो पहलगाम वाले टेररिस्ट थे वो पाकिस्तान से आए नहीं थे। भाई पॉलिटिकल पार्टीज का तो कोई वो नहीं, हालांकि मैं उसके बीच में नहीं जाता, बट उससे दुख होता है कि आपने कुछ किया और उस पर आपने सवाल उठा लिया। सवाल उठाइए, कोई अच्छा सवाल उठाइए, और ज्यादा क्यों नहीं किया? आप ये पूछिए मेरे से, पीओके क्यों नहीं ले लिया? हाँ, जैसा लोगों ने बीच में बोला, हाँ। इसमें क्या डाउट है कि कर्नल साहब ये तो ना, आप एक्चुअली उस दिन का माहौल देखते हैं ना, टीवी वगैरह सब जगह एंकर्स ने वो शो करने से मना कर दिया। क्या सर, इतना जोश बनाया, अभी एकदम ठुस हो गया, ये सीज फायर कहाँ से आ गया? मैंने कहा देखो, आप बताओ, सीज फायर आज नहीं आता, कल नहीं आता, परसों। अब किसी का कहना है, आप भी कहेंगे शायद, सर 2 दिन और चलना चाहिए था, सर कम से कम 1 सप्ताह और चलना चाहिए था, सर 1 दिन और ठोक देते तो मजा आ जाता। ऐसी बातें चली उस समय भी। मुझे आप एक बात बताइए, आपका 1 दिन में सेटिस्फेक्शन है, कर्नल शैलेंद्र सिंह का अगले 5 दिन में भी नहीं हो रहा, और क्यों नहीं? भाई आज 6 जहाज गिरे, 7वां क्यों नहीं, 8वां क्यों नहीं, 12वां क्यों नहीं? सारे जो एयरक्राफ्ट वहां बैठे हुए हैं उनके, उन पर क्यों नहीं? जब मौका मिल ही रहा है तो कर्नल शैलेंद्र सिंह का तो जज्बा यही कहता है। सर, हमने ना 1971 में बहुत बड़ा चांस छोड़ दिया। पीओके 93,000 सोल्जर हमारे पास थे, हम जो है नेगोशिएट कर सकते थे पीओके के लिए, हमने छोड़ दिया वो मौका। उसके बाद थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ें तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि हमारे को एक और मौका मिला था जब कारगिल हुआ था। उस समय हमने डिसाइड करा हम एलओसी नहीं क्रॉस करेंगे। अगर उस समय जो है हम थोड़ी सी और आगे बढ़ के, मुश्किल वाली चढ़ाई तो कर ली थी, अब तो आसान वाली बची थी, उस समय थोड़ी और हिम्मत करते तो हम पीओके ले सकते थे। ऑपरेशन सिंदूर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, सीज फायर आज नहीं तो कल होना था। ये एक ऐसा मौका था सर जहाँ पर पूरी दुनिया में, क्योंकि इसका आधार पहलगाम था, पूरी दुनिया में कोई भी नेशन बीच में नहीं आया था। बीच में जब 10 दिन का गैप आया था ना, उस समय कोई भी बीच में नहीं आया था इंडिया को रोकने के लिए कि आप ऑपरेशन नहीं करोगे। हमारे हाथ में पूरी जियोपॉलिटिक्स थी, इंटरनेशनल प्रेशर था। ये एक और मौका था जहाँ पर शायद हम एलओसी क्रॉस करके पीओके ले सकते थे। आप सिंदूर की बात कर रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर की। बोलिए। गृह मंत्री जी ने बोला कि आज नहीं तो कल ये पीओके हम छोड़ेंगे नहीं, ये स्टेटमेंट दी अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में। लेकिन शायद ये एक मौका था, शायद कर ही जाना चाहिए था। बड़ी जिम्मेदारी से बातें समझनी चाहिए और करनी चाहिए। एज अ रिपोर्टर आपका पूरा हक है कि आप वो सारी बातें करें जो पब्लिक चाहती है, बट पब्लिक से ऊपर एक देश भी है। अगर 1971 में हमने क्या खोया या क्या पाया,
तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप रो पड़ेंगे कि हमने क्या क्या खोया। खोया का मतलब पता है क्या होता है? कि मैंने आपसे ले लिया लेकिन फिर भी वापस दिया, हाँ। और अगली बार आपने फिर उसी के ऊपर, इसको बोलते हैं ज्यादा बड़ा खोना। जो मेरे लिए बिल्कुल। मैंने चाहे अपना एक जवान खोया या 100 जवान खोए, अगर उसको खोने के बाद हमने अगर एक पर्टिकुलर हाइट अचीव करी, चाहे वो हाजी पीर ले लो, चाहे वो 13620 ले लो, कोई भी ले लो, आपने जब वापस करी ना तो आपने मेरा दिल चीर दिया, क्योंकि जिन लोगों ने अपना बलिदान देकर उसको पकड़ा, आपने उसको वापस कर, तो वो ज़्यादा बड़ा खोना है एज फार एज आर्मी इज कंसर्न। लेकिन आर्मी में एक हमारे पास बहुत बढ़िया सी फीलिंग रहती है हमेशा, अगर आप मेरे से ऊपर हैं तो आपने मेरे से ज़्यादा अच्छा डिसीजन लिया होगा, कुछ ना कुछ सोच विचार करके। चाहे आप उसमें डिप्लोमेटिक प्रेशर बोलो, इंटरनेशनल प्रेशर बोलो, यूएस प्रेशर बोलो, यूएन प्रेशर बोलो, पता नहीं कौन कौन से प्रेशर, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो प्रेशर मेरे तक नहीं आते। जब मैं अपनी गोली चला रहा होता हूँ या मैं जब गोली खा रहा होता हूँ, इसके बीच में कहीं कोई प्रेशर नहीं होता, सिवाय उस बुलेट का प्रेशर होता है। उस बुलेट के अंदर वो जो भरा हुआ प्रेशर है, वो निकलता है, उतना ही प्रेशर होता है उसका। इसके अलावा मेरे पास दाएं बाएं का कोई प्रेशर नहीं है। मेरे को अपनी ज़िंदगी में कभी किसी ने ये प्रेशराइज नहीं किया कि ये गोली चलेगी या नहीं चलेगी। मैंने हमेशा अपनी गोली अपनी मर्जी से चलाई है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कोई इलीगल गोली चलाई है। अगर मैं बॉर्डर पर हूँ, अगर मेरे तरफ गोली आई है, मैंने कभी किसी से नहीं पूछा और ना ही कभी किसी ने मेरे से सवाल जवाब किया। मैं ये बड़ी जिम्मेदारी की स्टेटमेंट दे रहा हूँ आपको। कुछ का हो सकता है कहीं कोई एक्सेप्शंस हो गए हो। कारगिल मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब इसलिए क्योंकि मैंने अपने लोग खोए। कारगिल 71 में तो मैं नहीं था, बट जब आप अपने साथी की लाश उठाते हैं ना, द फीलिंग इज़ नॉट वेरी गुड। आज हम सुन सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, बट वो वाला समय है कि वहाँ हमने ये नहीं सोचा उस समय कि कितने आगे तक जाऊँगा। लेकिन उसको आजकल जब मैं प्रोग्राम्स के अंदर इवैल्यूएट करता हूँ तो मुझे लगता है कि जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। किसने क्या किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे साथ जाती हुई, मेरे साथ मतलब मेरी आर्मी, मेरे जवानों के साथ जाती हुई 527 लोग मैंने खो दिए। मैंने अपनी हाइट्स वापस भी ले ली, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। बट क्या मैंने उस दिन, उस आखिरी 26 जुलाई को, क्या मैंने ये इंश्योर किया कि पाकिस्तान आज के बाद इसको नहीं कर पाएगा? उसके बावजूद आपने देखा टेरर स्ट्राइक तो हुई। हालांकि कारगिल वॉज नॉट अ टेरर स्ट्राइक, बट कारगिल वॉर टेरर के चोगे में बैठकर उनकी फौज ने करी। उन्होंने मार खाई, ये खाया, ये सब छोटे वर्ड हैं। मैंने 527 आदमी खोए हैं। मैंने अपनी पलटन का आदमी खोया है। मैंने अपने मेरे साथ खड़ा हुआ आदमी खोया है। इससे बड़ा मेरे लिए लॉस कोई नहीं हो सकता। आप लोगों के लिए दुनिया में एक बड़ी पिक्चर होती है कंट्री। मेरे प्लेटून लेवल पर, कंपनी लेवल पर मेरी ज़िंदगी होती है वो कंपनी। बिल्कुल। उससे बढ़कर कुछ नहीं होता। और जब उसमें आदमी खोता है ना, तो उसमें मेरे को चोट लगती है। उस चोट को मैं कभी नहीं उभर पाऊंगा अपनी ज़िंदगी में, कि वो कैसे वो बंदा मेरे हाथ में स्माइलिंग था। ओ माय गॉड, दिस इज समथिंग नॉट टू बी डिस्कस्ड, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज किसने क्या डिसाइड किया कि क्रॉस करेंगे या नहीं करेंगे, ये उसकी जिम्मेवारी थी। दैट मीन्स सरकार की जिम्मेवारी थी, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं थी। क्या एयरफोर्स का इस्तेमाल होगा या नहीं होगा, ये एयरफोर्स चीफ और सरकार की जिम्मेवारी थी। कभी कभी मैं अगेंस्ट भी हो जाता हूँ, क्योंकि अब हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग क्रिटिक हैं। आज की तारीख में हम उसे वैल्यूएट कर रहे हैं। आपका एक जहाज गिर गया या 2 जहाज गिर गया डजंट मीन कि एयरफोर्स रुक जाएगी। रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने मेरा काम और डिफिकल्ट बना दिया। जितनी बार मैं चढ़ता था उतनी बार अगर एयरफोर्स उसको एंगेज कर रही होती तो शायद मेरी चढ़ाई में कम लॉसेस होते। ऐसा मेरा सोचना है। गलत है सही है मुझे नहीं पता, क्योंकि वो एयरफोर्स तो नहीं थी और हम गए। उन्होंने अपनी तरफ से बाकी दूसरे बॉम्ब गिराए, ये गिराए, सब कुछ ठीक है। लेकिन जब मैं चढ़ रहा था, जिसको मैं देखता हूँ एज फौजी क्लोज एयर सपोर्ट, वो मुझे नहीं मिली। नॉट दैट कि मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा खफा हूँ, लेकिन मेरा दुख है इस बात का कि मेरे कुछ साथी कुछ ज़्यादा मर गए उस चक्कर में। ज़्यादा बड़ी बात ये भी है कि जब हम बात करते हैं कि मुश्किल,
कि मुश्किल वाला पार्ट हम चढ़ गए और आसान वाला पार्ट रह गया। मैं आपको आज वैसे बता रहा हूँ, पहाड़ चढ़ना सबसे आसान काम है, पहाड़ उतरना सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि आप दिखाई दे रहे हो। नहीं, चढ़ते समय आप स्लिप नहीं करते हो, उतरते समय आप स्लिप करते हो। आपके पत्थर जो नीचे हैं वो स्लिप करते हैं। तो इतना आसान, लेकिन आसान क्या है कि अब जहां आप चढ़े हो, जिस मेहनत के साथ आप चढ़े हो, जिस खून पसीने के साथ आप चढ़े हो, उस खून पसीने के साथ वो पाकिस्तानी नहीं चढ़ेगा उधर से। अब आप डोमिनेट करोगे तो आपका काम 50% आसान हो गया, क्योंकि अब आपके पास वो एडवांटेज आ गया कि आपके लाइन ऑफ साइट में है जो पहले उनके साथ। हम एवरी मोमेंट देख रहे हैं। अगर मुथो कोई भी एक वो ले लीजिए जो उनका जैसे एडम बेस था बटालिक वाली साइड में, वो एक प्लेन पर था, मतलब ऊंचाई पर, लेकिन एक गैप में प्लेन था, हमें दिखता था। अब तू यहाँ कैसे आ जाएगा, क्योंकि ये तेरे, लेकिन जब हम चढ़ रहे थे हम अपनी साइड से चढ़ रहे थे, अब हम ऊपर आ गए तो अब हमें तू दिखता है। आपने देखा कि वो भागे, और ऐसा भागे कि क्या बताएं आपको, कि सारा सामान छोड़ कर गए। तभी तो पता चला कि ये रेंजर कौन था, तभी तो उसके पास आई कार्ड निकला, क्योंकि जो गिर गए। कितनी शर्म की बात है कि पाकिस्तान आर्मी ने वो बॉडीज लेने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी चीज़ें मुश्किल ज़रूर थी। मैं इसमें कभी डिनाई नहीं करूँगा। कहीं ना कहीं हमने भी सीखा कि हमारे लॉसेस कम हो सकते थे, ज़्यादा हो सकते थे, एवॉइड हो सकते थे। ये चीज़ें सीखी जाती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जब आप बाद में बैठ के बात करते हैं तो आपको 100 चीज़ें अलग अलग एंगल से लगती हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर हो गया। हमें क्या पता इंटेलिजेंस फेलियर हुआ या नहीं, ये तो हमारा बाद का इवैल्यूएशन है। क्योंकि जब हम चढ़ रहे थे तो ये किसी को नहीं पता था कि वो 6 आदमी है या 60 आदमी है। बिल्कुल। मुश्किल इस बात की होती है, जब एक बार काम हो गया तो फिर सारी मुश्किलें आसान है। आज तो हम सब बैठ के एक से एक बढ़िया बात, आप तो देख रहे हैं कई लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इतने लोग बेकार में मारे गए। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज बेकार। अल्टीमेटली आपने वो रिज लाइन ली ना। बिल्कुल। इम्पॉसिबल सिचुएशन। आपने दुनिया में सिर्फ एक चीज़ करके दिखा दी कि जो चीज़ दुनिया सोच नहीं सकती, इंडिया ने ये करके दिखा दिया कि हम फिर भी LOC क्रॉस करे बिना अपने इलाकों को ले सकते हैं एट अ हॉरिबल कॉस्ट, नो प्रॉब्लम। दैट इज़ वेयर फौज का जज्बा काम आता है। आपने एक लास्ट बात और करी, ऑपरेशन सिंदूर में जो मौका मिला था हमें, कि गृह मंत्री जी ने जो कह दिया। देखिए, गृह मंत्री अपने आप में एक इंडिविजुअल नहीं है, वो 140 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है एज अ गृह मंत्री। बिल्कुल। मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट हो जाती है कि एक गृह मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कैबिनेट अगर कुछ कह रहा है तो आज के बाद मैं खुल के काम कर सकता हूँ। काबिल तारीफ है, मतलब जो जिस तरह का वो उन्होंने आर्मी और आर्मी मैन को जो फ्री हैंड दिया है, जितना विश्वास और कॉन्फिडेंस दिया है मेरे हिसाब से, और जो उनका विजन है, खुल करके पार्लियामेंट में वो बोल रहे हैं कि हम POK जो है आज नहीं तो कल लेंगे। इतनी सारी चीज़ों के अलावा जो एक चीज़ रह गई वो मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या दिया। उन्होंने ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे सिर पे रख दी फौज के, कि तुम्हें POK वापस ला के देना है। फौज इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ जिम्मेदारी। हमारे यहाँ जहाँ जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी देते हो हमारा बंदा उतना ही खुश होता है। उसको बोलो 2 फीट का खड्डा खोद दे, खुद देगा। उसको बोले यार 2 यार कम लग रहे हैं, 4 और कर दे। ओ वेरी गुड साहब, डिफेंसेस अगर खोद रहे हैं तो 4 वाली खोदूंगा, 2 वाली क्यों खोदूंगा। सेम गोज, अगर सरकार इस तरह के चैलेंजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देने को राजी हो जाए तो मुझे लगता है कि मेरी फौज खुश है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये एक अलग बात है कि अगर हम बात करेंगे किसी लड़ाई की, तो लड़ाई अपने आप में गृह मंत्री और आर्मी नहीं डिसाइड करते। कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी डिसाइड करेगी, डिप्लोमेट्स डिसाइड करेंगे, प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व होगा, काबिलियत इन्वॉल्व होगी, तीनों की तीनों फोर्सेस की मिलाप इन्वॉल्व होगा, सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तब कहीं जाकर आप एक ऑपरेशन सिंदूर कर पाते हो। ये जॉइंट मैनेरिज्म जो है ना, ये 3 फोर्सेस का नहीं है, ये गवर्नमेंट का है, डिप्लोमेसी का है, आपका पब्लिक का है। आप अगर इसमें इन्वॉल्व नहीं, अगर वो आप लोगों ने फर्वर नहीं क्रिएट किया होता, क्यों लेट हो रहा है, क्यों लेट हो रहा है, हम करेंगे अपने हिसाब से, लेकिन ये हमारे ऊपर जिम्मेवारी पड़ रही है कि अगर लेट हो रहा है ना तो फिर ठोक के मारना है। अब उसको बजाना नहीं है, अब पत्थर नहीं मारना है, अब उसे ठोक के मारना है, और इतना ठोकना है कि वो एक तरह से एक मिसाल बने, एक यादगार बने। एंड दैट इज़ वेयर ऑपरेशन सिंदूर अचीव कर गया।
सीज फायर जब हुआ सर, हमारा जब वो 10, 12, 14 दिन का जो गैप था पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बीच में, क्या स्ट्रेटेजिक प्लान बना था उस समय? क्या प्लान पीओके तक का था या प्लान वहीं तक का था जहां तक हम पहुंचे? एग्जैक्ट प्लान्स के ऊपर कभी कोई डिस्कशन हो ही नहीं सकता, ये मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, बट फिर भी एक अच्छा एनालिसिस किया जा सकता है। ये जो 10-12 दिन लगते हैं, ये इस बात के लिए नहीं लगते हैं कि मैं कहाँ तक जाऊँगा। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये सब बड़े क्लियर है, क्योंकि हम दसियों बार इस तरह की वॉर गेम करते हैं, अपनी ट्रेनिंग करते हैं, तो इसलिए हमें तो पता है कि अगर मुझे 2 किलोमीटर जाना है तो कितनी देर लगेगी, 8 किलोमीटर जाना है तो कितनी देर लगेगी, अगर 2 किलोमीटर जाना है कौन सा टारगेट लेना है, कौन कौन से टारगेट लेना है। ऐसा कोई हमारा बॉर्डर ही नहीं है पाकिस्तान के साथ जहां टारगेट्स प्री आइडेंटिफाइड ना हो। अपॉर्चुनिटी टारगेट भी हमारे आइडेंटिफाइड होते हैं कि इस जगह पर शायद कुछ और भी मिल जाए, अगर जाते या आते में दिख जाए अब डालेंगे उधर। ज़्यादा बड़ी बात होती है कि आपने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को देखना है, वो एक बड़ी तकलीफ वाली बात है। आपने कौन कौन सी कंट्रीज आपके साथ मॉरली खड़ी होंगी, कौन आपके खिलाफ टोटली खड़ा होगा। जैसे अगर देखा जाए, चाइना एक्सपेक्टेड था, वो टर्की बीच में से पता नहीं कहाँ से एकदम से निकल कर आ गया, बिल्कुल, और एकदम से काफ़ी न्यूज़ क्रिएट कर गया। जहाज लैंड होते हैं पाकिस्तान में जिसमें ऐसा कहा जाता है, कथित रूप से कि ड्रोन सप्लाई हुए हैं। क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, बिल्कुल हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तभी तो वो हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन भेज पा रहा था। हाँ, ये एक अलग बात है, ये एक अलग बात है कि उसकी बेवकूफ़ी थी। जब हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन आप भेजोगे तो जायज़ बात है, अगर मेरे पास 20 ड्रोन आ रहे हैं वर्सेस 1 ड्रोन आ रहा है, अब आपको मालूम है एंगेज करना किसको कितना आसान है। बिल्कुल सीधी सीधी बात है। लेकिन ज़्यादा बड़ी बात ये भी है कि कौन आपके अगेंस्ट एक्टिवली पार्ट ले रहा है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी की स्टेटमेंट देता हूँ, चाइना ने उस पर्टिकुलर दिन कोई ड्रोन नहीं भेजा, जो था उसका सप्लाई पहले से था। ये टर्की था जिसने देखिए लास्ट मिनट पर उसकी एक बड़ी तगड़ी सपोर्ट कर दी। ऐसा नहीं है कि चाइना ने नहीं भेजा, चाइना ने भी भेजे एयरक्राफ्ट लोड, ऐसा नहीं है कि नहीं भेजे, लेकिन उनका ऑलरेडी इतना ज़्यादा इक्विपमेंट पाकिस्तान में है। अगर 82% इक्विपमेंट उनका चाइनीज़ है, तो मेरे को लगता है उनके पास ऑलरेडी काफ़ी कुछ था। टर्की का ऐसा मामला नहीं था, टर्की का एकदम से उसको बूस्ट अप मिला और उसको उसने इस्तेमाल भी किया। अब आती है बात कि टाइम क्या लगा और या क्या प्लान हुआ होगा। प्लान हमेशा ये होता है, सरकारी तौर पर, मतलब गवर्नमेंट के तौर पर आर्मी को ये बताया जाता है, आप इस्लामाबाद तक मार सकते हैं, कराची भी मारिए, कराची का हार्बर को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। या जनरल साहब, हमारे ऊपर टेरर स्ट्राइक हुई है, अगर वर्ल्ड ओपिनियन को अपने साथ रखना है, ये डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल ये लोग डिसाइड करते हैं, तो अगर उसको डिसाइड करना है तो हम अपनी जो स्ट्राइक है वो सिर्फ एंटी टेररिज्म में लेंगे, सो दैट लड़ाई डिक्लेयर ना हो पाए। लड़ाई किसी के लिए भी ठीक नहीं है। ये बोलना बड़ा अच्छा रहता है कि इंडिया को चढ़ जाओ, चक दो और ये कर दो वो कर दो, नहीं, नोबडी कैन अफोर्ड अ वॉर नाउअडेज। सो एक टारगेटिंग ये दी गई कि आप चूज कुछ ऐसे करिए। ऐसा नहीं होता है कि प्राइम मिनिस्टर बोलता है ये वाला ये वाला, ऐसे नहीं होता है। आर्मी चीफ को भी नहीं पता होता, एयर चीफ को, वो जो एमओ ऑप्स रूम में कर रहा है ना, मिलिट्री ऑपरेशंस वाला जो कर रहा है भारती, जो वो उसी को पता है, उसका वो जो कंट्रोल सेंटर है वहाँ लोगों को पता है, जिसने जहाज लेकर जाना है उसको ज़रूर पता है। अब आप ये बोलें कि चेन्नई वाले जहाज को पता है, नहीं पता होता, इट्स वेरी वेरी लिमिटेड। सो वहाँ बात आती है कि इन 12 दिन में सबसे पहली चीज़ ये, सरकार का क्या स्टैंड होगा, इंटरनेशनल स्टैंड क्या होगा। अब आता है टारगेटिंग पर कि आप कहाँ तक टारगेट लें और कौन से। तो अब मैंने जैसे एग्जांपल दिया, चलिए कर्नल साहब हम सिर्फ टेरर हब्स को स्ट्राइक करेंगे, लेकिन सर हमने तो पिछले बार भी किया था बालाकोट, तो तब में और अब में क्या फ़र्क है। बोले एक काम करते हैं, इस बार ना जो टेरर के जो हेडक्वार्टर्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, चाहे वो 150 किलोमीटर अंदर है, उन्हें भी स्ट्राइक करो। 150 किलोमीटर अंदर तक जाएंगे? यस, ना ऐसे 150 को 150 मत पकड़ो। हाँ। मतलब हम अंदर वाले हेडक्वार्टर्स में भी जाएंगे। हाँ। हो सकता है 70 किलोमीटर पर हो सकता है 170 पर हो। हाँ। ये पीएम और कैबिनेट सेक्रेटरी उनका काम नहीं है, सिक्योरिटी कमेटी का काम नहीं है, ये एयरफोर्स का काम है। साथ ही साथ इंटेलिजेंस वालों का एक बहुत बड़ा काम है कि वो टारगेट वहाँ है भी या नहीं। आज उस टारगेट के अंदर
कोई है भी या नहीं, ये सारी चीज़ें लास्ट मिनट तक बताई जाती हैं, और तभी आप देख पाते हैं कि यस वो स्ट्राइक कैसे सक्सेसफुल हुई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अब कब करना है। आप वेदर देखते हो, आप पाकिस्तान की अपनी जो मूवमेंट्स हैं कि वो कहाँ से कहाँ जहाज हटा रहे हैं, कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, ये सारी बातें ऑपरेशन सिंदूर में आई थी कि उनके जहाज कहाँ से कहाँ हटे थे। ये तभी तो आई क्योंकि हम उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड फाइनल whichever is the day, that is the day decided by that MO. Going to tonight, maybe 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पहले प्राइम मिनिस्टर को ज़रूर बताया जाता है कि yes, it's a go. And the final prime minister says, okay, go. Go means go. And thereafter the strike takes place. लेकिन उस स्ट्राइक में ये बिल्कुल क्लैरिटी होती है कि हम किस लिमिट तक जाएंगे। मेरे हिसाब से 6-7 तारीख की रात को जो लिमिट लेआउट करी गई थी, टोटल मिलाकर ऐसा समझा जाता है 20-22 टारगेट्स टेररिज्म के सेलेक्ट करे गए थे। अब जिसको जो मिल जाए वो एक अलग बात है। सो वहाँ पर हमने उन सो कॉल्ड 9 टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया, और हम अपने, क्योंकि इस वाले में सबसे बढ़िया बात ये हुई किसी ने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, चाहे वो ड्रोन हो चाहे वो हमारा जहाज हो, जिसको बोलते हैं ना स्टैंड आउट अटैक, बियॉन्ड विजुअल रेंज, ये सारा टेक्नोलॉजिकल जो एडवांटेज था वो इस बार टेस्ट हुआ और सक्सेसफुली टेस्ट हुआ। सो वहाँ से बात चलती है कि उसके आगे बढ़ना था या नहीं, तो वो मेरे ख्याल एयर ऑपरेशंस के जो भारती साहब थे उन्होंने बड़ी क्लैरिटी से कहा, वी स्टक द टारगेट्स, वी डिस्ट्रॉयड द टारगेट्स, एंड वी इन्फॉर्म्ड द DGMO ऑफ पाकिस्तान एट नाइट 2:45 और 3 o'clock कि we have done our job and we have no intentions to escalate। मतलब हम आप इसके आगे हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, अब बात आपकी है। हम इसके बाद और कोई स्ट्राइक नहीं कर रहे, दैट मीन्स हमने अपना काम कर लिया, अब आपके ऊपर है, आप हम पर स्ट्राइक करें ना करें क्या करें आपकी प्रॉब्लम है। आपने एक स्टेप आगे बढ़ाया, अब आपने फिर देखिए एक स्टेप आपका बढ़ाना आपका हक है, अब उसके बदले में मैं भी एक ही स्टेप आगे बढ़ाऊंगा ये आपका हक नहीं है। बिल्कुल। फिर मैं मुनीर के भी जाऊंगा, मैं यार खान भी जाऊंगा, फिर मैं किराना स्टोर भी जाऊंगा आपके कि देखकर तो आए स्टोर में है क्या। फिर ये लिमिट्स नहीं होती हैं। एंड वहीं पर आपने देखा कि ये वॉर स्ट्राइक मतलब फिर तो खुलने वाली देखिए वही वाली बात है ना, हमने तो आपको बता दिया 3 बजे के बाद हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। अब आप बताइए आपका क्या हाल है, आप क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम तो पूरी तैयारी में, ऐसा नहीं है उन 10 दिन में ये तैयारी नहीं होती है। 10 दिन में एस्केलेशंस कैलकुलेट किए जाते हैं कि इसकी काबिलियत के हिसाब से, इसकी औकात के हिसाब से, इंटरनेशनली पाकिस्तान को भी ये प्रूव करना है कि हमने क्यों किया। इतनी सी कि हमने 4 टेररिस्ट कैंप मार दिए, इस पर आप अपना न्यूक्लियर तो निकाल नहीं लेंगे। बिल्कुल आप निकाल लेते हो वर्बली, लेकिन आप निकाल नहीं पाओगे। हाँ। पूरी दुनिया आपको देख रही है। सो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन 12 दिनों की आती है इंडियंस पर, इंडियन आर्मी डिफेंस फोर्सेस पर, कि इस बार आप एक कोऑर्डिनेटेड अटैक क्या करोगे। ऐसा नहीं है कि नेवी ने अटैक नहीं किया, नेवी ने जो एक अलग पोस्चर कराची हार्बर के सामने लगाया कि यहाँ का कोई जहाज इधर उधर नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा, क्योंकि अगर तुमने यहाँ से सारे जहाज खाली कर दिए तो भाई साहब फिर हमारे, क्योंकि नेवी तो बहुत टाइम से बुरा माने बैठी है कि यार हमें मौका नहीं दे रहे आप। हाँ। तो ऑब्वियस बात है कि आप हटाइए अपने जहाज, देखिए फिर हम क्या करते हैं। आपके सारे के सारे जो नेवल असेट्स थे पाकिस्तान के, दे वर ऑन आवर टारगेट। यस, वी डिडंट हैव अ इंटेंशन टू डिस्ट्रॉय, हमारी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन हमने वो लगाए इसीलिए थे कि आपको एज अ दुश्मन मैं बता पाऊँ, समझा पाऊँ, दिखा पाऊँ जनाब हम यहाँ हैं। अब बाकी आपकी मर्जी है, समझदारी है चुपचाप बैठे रहना, उधर जाने की कोशिश मत करना जो वहाँ होने वाला है और जो हो रहा है। अगर यहाँ से तुम हिले फिर हमारी जिम्मेवारी नहीं, हमने आपको दिखा दिया हम यहाँ हैं। सो हर एक ने अपना अपना रोल जॉइंटली पुटअप किया है, ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली पुटअप किया है। तभी आप देखते हैं कि इतना बड़ा एक जीरो लॉस का ऑपरेशन अदरवाइज हो नहीं सकता। बिल्कुल। हम इतनी अगर डोमिनेटिंग पोजीशन पे थे, मैं बार बार वापस से, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट POK के बारे में, ओके, क्या हमें
उस समय सीज फायर के लिए अग्री करना चाहिए था, या फिर हमें पीओके के टूवर्ड्स ये एक और मौका था? क्योंकि बहुत लोग टीवी पे भी एंड जनरल पब्लिक में भी सबको ये उम्मीद थी कि ये सरकार जो है ये अभी रुकेगी नहीं। इंटरनेशनल प्रेशर की आपने बात करी, इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे साथ खड़ी है इस पॉइंट इन टाइम पे, यही टाइम है पीओके को एक्चुअल में वापस लेने का। वेरी गुड। अगर हम इतने डोमिनेटिंग हैं तो हमने पीओके क्यों नहीं ले लिया? पीओके हम इस समय लेना नहीं चाहते थे, हमें प्लान में नहीं था। ऐसा क्यों? बिकॉज फॉर दैट यू रिक्वायर अ फुल फ्लेजेड वॉर। क्या आप वॉर एक अफोर्ड करना चाहते हैं? क्या आप उसके एक्सपेंसेस बियर करना चाहते हैं? और आपको क्या लग रहा है सच में, अगर देखा जाए, आपको लगता है 10 दिन में एक फुल फ्लेजेड वॉर प्लान हो जाती है? नहीं। आप वॉर इज ऑल्सो काइंड ऑफ मैरिज ना। आप अपनी मैरिज 10 दिन में प्लान करके दिखाइए। सही कह रहे हैं। लोग अपने अपने बर्थडे प्लान करने में 15-15 दिन लगा देते हैं, वेडिंग एनिवर्सरी प्लान करने में 2-2 महीने लगा देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। वॉर इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इतना आसान नहीं है। दिखता बड़ा आसान है, अल्टीमेटली वो 4 जहाज गए, बम क्या हुआ यार? कुछ आपको नहीं पता उसके पीछे कितना कुछ काम हुआ है, हम सोच ही नहीं सकते। उससे ज़्यादा काम हुआ है, उससे ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस हुई है। आपको क्या लग रहा है बालाकोट वाली, दैट वाज अ फुल रिहर। और उस दिन क्या था, अगर एक एग्जांपल दूं, उस दिन हमारे एयर चीफ एक पार्टी अटेंड करने वाले थे, उन्होंने वो पार्टी अटेंड करी कि ऑल इज नॉर्मल। यस, ऑल इज नॉर्मल। मैं ये नहीं कहता हूं कि एयर चीफ ने जहाज उड़ाना है या उसने बटन दबाना है तभी उसका वो बॉम्ब गिरेगा, नहीं, ऐसे नहीं है। बट एयर चीफ अपने आप को अगर रूटीन में दिखा रहा है, ये जो 12 दिन वाली बात कर रहे हैं, तो उस समय भी यही था कि इट वाज ऑल रूटीन। एयरफोर्स कोई खास कुछ नहीं, जबकि उस दिन प्रॉपर एक एक्सरसाइज चल रही थी ग्वालियर के पीछे। प्रॉपर एक्सरसाइज चल रही थी विद द सेम टारगेटिंग। आप सोचिए। सो सेम गोज, अगर हम डोमिनेटिंग हैं, डोमिनेटिंग इज फॉर अ पर्टिकुलर ऑपरेशन। हम उस पर्टिकुलर दिन पर डोमिनेटिंग थे उन 9 टेररिस्ट जगहों पर स्ट्राइक करने के लिए और वापस आने के लिए। इतना डोमिनेटिंग हमने किया, इसमें कोई डाउट नहीं। बट दिस डजंट मीन, ये जो हम बात कर रहे हैं ना 9 टारगेट्स, इसकी अगर लेंथ और ब्रेड्थ आप देखेंगे तो तकरीबन 80 किलोमीटर आती है। 80 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर, चाहे डेप्थ में जाओ चाहे चौड़ाई में जाओ, जैसे भी जाओ। पीओके इज नॉट दैट वे। पीओके इज मोर देन 1000 किलोमीटर्स। करेक्ट। उसके लिए आपको ग्राउंड फोर्सेस भी कोऑर्डिनेट करनी है, उन सबको अपने अपने कैंटोनमेंट छोड़कर आगे आना है, ये करना है वो करना है। पाकिस्तान ने इन 12 दिन में अपनी फोर्सेस मूव करी थी सिंदूर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उनको ये भी डर था कि इंडियन आर्मी शायद ग्राउंड ना कर जाए, ग्राउंड के साथ एयर ना कर जाए, ग्राउंड और एयर के साथ साथ नेवी ना कर जाए, नहीं तो कराची खाली कर देते ना। वहाँ वाली जो एयरफोर्स है उसको आप यहाँ ले आते। आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आपको दिख रहा था। वॉर इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इतना आसानी से जज्बे में आकर, इमोशंस में आकर नहीं हो सकता। आपने बात करी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, एक बात बता दूं आपको, इंटरनेशनल कम्युनिटी किसी की अपनी नहीं होती। बिल्कुल। दे आर सिचुएशनल। यस। आपने एक दिन अटैक किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। यूएस ने एक दिन ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर अटैक किया, कोई कुछ नहीं गिरा। करेक्ट। बट अगर उसके आगे बढ़ते तो आप देखते कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ठां करके पलट जाती। यस। इजराइल डज द सेम। इजराइल की 7 अक्टूबर वाली स्ट्राइक से अगर बात करें, सब साथ थे, इंक्लूडिंग आप और मैं भी साथ थे। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बोले यार अब बहुत मारा काट होगी, बहुत मार काट होगी। 65,000 पैलेस्टीनियन मारे गए। मेरा कोई पैलेस्टीनियन से कोई भाईबंदी नहीं है, मेरे लिए तो हमास ने मरवाया है। बट एट अ ह्यूमैनिटेरियन लेवल, एज अ ह्यूमैनिटेरियन लेवल आप बोलते हो यार, आपको क्या लगता है यूक्रेन वॉर में हम किसको गलत समझे? मैं समझता था कि यूक्रेन गलत है। क्यों? क्योंकि तू चक्कर में पड़ गया जेलेंस्की के, नहीं जी मैं नेटो ने तेरे को लिया भी नहीं। और हाल तेरा क्या हो गया कि तू अब खुद ही बोलता है कि मेरी तो 90% कंट्री डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन मैं लड़ाई नहीं रोकूंगा। मैं 90% मरवा दिया तूने अपने लोगों को, लेकिन लड़ाई नहीं रोकूंगा। और तो और जाकर तूने अपनी कितनी बदनामी करवा ली या बेइज्जती करवा ली, व्हाइट हाउस में बैठ के कितना सुनकर आया। देखिए, जब हम बात करते हैं ना इंटरनेशनल कम्युनिटी इज वेरी वेरी मीन। डिप्लोमेसी इज ऑलवेज वेरी मीन।
जब मुझे आप पसंद नहीं आते हैं तो मैं आपकी तरफ और अच्छे से देखता हूँ। जब मेरी और आपकी दुश्मनी होती है तो मैं आपकी तरफ देख के स्माइल भी करता हूँ कि ये बेचारा मेरे से दुश्मनी करके बैठा हुआ है। दिस इज व्हाट इज इंटरनेशनल कम्युनिटी। इंटरनेशनल कम्युनिटी की पलटी 2 सेकंड में लगती है। ये वही इंटरनेशनल कम्युनिटी है जो एक तरफ से जर्मनी बोलता था कि हम गैस जो ले रहे हैं रशिया से वो हम बंद नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम बंद करेंगे तो 8 महीने बाद करेंगे क्योंकि अभी सर्दी है। दैट मीन्स अपना ज़रूरत है। ये सारी, आप एक काम करिए, कल F-35 ले लीजिए, आप देखिए सारी सिचुएशन पलट जाएगी। बिल्कुल। इंटरनेशनल कम्युनिटी इज़ वेरी वेरी मीन कि जब जो फ़ायदा हो आप ले लो, और जब जो फ़ायदा ना हो रहा हो तो या तो इधर उधर देखने लगो या चुप हो जाओ। दैट इज़ व्हाट इज़ इंटरनेशनल कम्युनिटी। कभी, मेरी आप आज मान लीजिए, कभी आपके साथ इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि नेटो कंट्री की चाबी किसके पास है? यूएस के पास। वो बोलेगा इधर देखो तो 40 देश उधर देखेंगे। यूरोपियन यूनियन की किसके पास है? पार्शली फिर उसी के पास है। सीधी बात है। ठीक है, कभी कभी फ्रांस बोल देता है, कुछ जर्मनी बोल देता है, लेकिन बोलना और करना बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। आपके बचा कौन? आपके बच गए ब्रिक वाले टाइप देश। बिल्कुल। गिन लो, हाथ में 10 है। एससीओ गिन लो। अच्छा, एससीओ में भी आप किसको क्यों गिनोगे? जो रशिया बोलेगा वही चाइना बोलेगा। यस। जो चाइना के ऑब्लिगेशन में वो वही लैंग्वेज बोलेंगे। ये इंडिया ने एक्चुअली ना सबसे बड़ी एक जो नई चीज़, जो नया पंगा ले रखा है कि हम अपनी जरूर बोलेंगे। ब्रिक, तुम एक कॉमन करेंसी की बात करते हो, हमारा रुपया कॉमन करेंसी होना चाहिए। आजकल हमने भी सीख लिया है ना। बिल्कुल। इंटरनेशनल कम्युनिटी हम भी तो है कि हमारा रुपीस चलना चाहिए। क्यों नहीं चलना चाहिए? हम रुपये में ट्रेड करेंगे। और देख रहे हैं आप, लोग करना शुरू कर रहे हैं। हो रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ कि हो रहा है। आपने आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले सोचा भी नहीं था। बिल्कुल। आज आपका सबसे बड़ा दुश्मन यूएस अगर बन भी रहा है तो वो टैरिफ के लिए नहीं बन रहा है, वो करेंसी के लिए बन रहा है। क्योंकि आप उसमें दिख रहे हैं, आप और ब्राज़ील, कि हमें ये यूएस की मोनोपोली तोड़नी है। जिस तरीके से इंडिया डिफेंस प्रोडक्शन में आ रहा है, वो चैलेंज उधर जा रहा है। सो ओवरऑल अगर आप देखें, ये कहना आसान है कि हमें इस समय पीओके ले लेना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि पीओके हमारी इमीडिएट फर्स्ट प्रायोरिटी था ऑपरेशन सिंदूर की फर्स्ट स्ट्राइक में। यस, अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे प्लान होता है। फर्स्ट स्ट्राइक आपने कर दी टेररिज्म पर। सेकेंड स्ट्राइक क्योंकि उन्होंने कुछ किया तो आपने कर दी उसकी एयर डिफेंस के ऊपर, सारा न्यूट्रलाइज एयर बेसिस। थर्ड आपने कर लिया, उसके बाद आपने कर लिया एयर बेसिस के ऊपर कि भाई ठीक है, एयर डिफेंस निकल गया है, एयर बेस मान दो। मैं कह रहा हूं, चलिए अगर इसके बदले में पाकिस्तान रोता हुआ अगर यूएस के पास नहीं जाता और अगर एक स्टेप और आगे बढ़ता कि चलिए जी, उसने अपनी एक ब्रिगेड जमीन पर अंदर उतार दी है, आप देखते सिचुएशन चेंज हो जाती। पर क्या ये खबर बीच में थोड़ी सी चली थी और बंद हो गई थी कि एक मिसाइल जो है वो फतेहपुर के आसपास जो है इंटरसेप्ट करा गया है, जो कि दिल्ली की तरफ टारगेटेड था। यस, देखिए ये दिल्ली है। हाँ। ये आपका वो सिरसा और फतेहपुर वाला एरिया है। और ये जो कैमरा है, ये वो वहाँ से मिसाइल आई। अब उस मिसाइल की डायरेक्शन चाहे सिरसा पर हो चाहे दिल्ली पर हो, लाइन सेम पड़ रही है। बिल्कुल। पहली बात, मैं हमेशा फौज में वर्स्ट केस देखता हूँ। वर्स्ट केस क्या है? दिल्ली कि हाँ, कि ये मिसाइल सिरसा में आके क्या कर लेगी। एक सेकंड के लिए जैसे बोला गया था कि कुछ एक ड्रोन जो है वो गोल्डन टेम्पल की तरफ आए थे। वो दैट्स अ मैटर ऑफ वेरी बिग थिंग फॉर मी। यस। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि ये न्यूज़ क्रिएट करेंगे, ये मेरे दिल पे चोट करेंगे। सो इस मिसाइल का जो दिल है वो इधर के लिए है। इसलिए हमने उसको उस तरह से ट्रीट किया है। एंड वी आर लकी कि ठीक है भाई, वो रास्ते में गिर गई। उसी के अगले दिन हमने वो ब्रह्मोस सारे उड़े। वो तो देखिए फिर तो बात खुल जाती है ना। अगर आप अमृतसर को टारगेट कर रहे हो, दिल्ली को टारगेट कर रहे हो, वो नल एयरबेस जो हमारा उधर टारगेट कर रहे हो, जम्मू के ऊपर वो आ रहे हैं, श्रीनगर के ऊपर अगर ड्रोन आ रहे हैं, तो अब आप क्या लग रहा है मैं यज्ञ करता रहूं, भजन करता रहूं? भाई साहब, आपने एस्केलेट अगर मेरे दिल्ली की तरफ किया, मैं कह रहा हूँ दिल्ली को दिल्ली मत बोलो, मैं तो कह रहा हूँ सिरसा भी अगर किया, क्यों किया है? जम्मू किया है तो क्यों किया है? उधमपुर किया है क्यों किया है? श्रीनगर किया है क्यों किया है? आप बता दीजिए। अब इसमें ये तो बड़ी गलत बात है
कि तुम दिल्ली ले सकते हो लेकिन मैं आपके पीओके के 3 किलोमीटर आगे तक जाऊंगा। नहीं जनाब, जब खुलना है आपने हमें खुलने की इजाजत दे दी है क्योंकि आप खुले हो। हमने तो आपको पहली रात पर बोला था बात खत्म है, इसके बाद की सारी लड़ाई आपकी क्रिएटेड है, मेरी नहीं है। अब रेसिप्रोकेशन में आप मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहे हो तो भाई साहब मैं फिर घुसा तो मारूंगा ना। आपके पास थप्पड़ की औकात है, मेरे पास घुसे की औकात है। बिल्कुल। मैं ये बड़ा टिट फॉर टैट नहीं है। टिट फॉर टैट तो बड़ी छोटी चीज होती है। मैं कह रहा हूँ टिट फॉर डैड है। अब मैं तेरे डैड को मारूंगा, तेरे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है किराना हिलना, ले भाई मैं यहां तक भी पहुंच सकता हूँ। हाँ। क्योंकि अगर पाकिस्तान कहता है कि हमारी स्ट्राइक वहां हुई, दैट मीन्स हमारी पहुंच तो थी। बिल्कुल। तभी तो तुमने कहा है। हाँ। हमने तो हमारे तो एयर डीजीएमओ ने कह दिया कि मुझे नहीं पता था कि किराना हिल में क्या है। आप ही लोग बता रहे हो है। आई डिडंट नो एंड आई नेवर सेड दैट वी हैव स्टक किराना हिल। सी दीस आर द 2 लाइंस। यस। ये तो आपका क्लेम्ड है भाई, मैं क्या करूं? हमने तो नहीं किया। सो अगर मान लीजिए ठीक है, अगर आपको लगता है कि आज वो सही समय नहीं था पीओके के, नहीं सही समय था या नहीं मैंने ये नहीं कहा। मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बोल रहा हूँ, इस समय हमने उसका टेक ओवर का प्लान नहीं बनाया था। प्लान नहीं बनाया था हमने, हमारे प्लान में नहीं था। हमारे प्लान में सिर्फ एक स्टेप था कि हम उन टेरर जगहों को स्ट्राइक करेंगे। हमने मेन प्लान ये था। उसके बाद होता है एस्केलेशन लेडर। कैसे कैसे तुम लड़ाई बढ़ाओगे मैं उससे ज्यादा बढ़ाऊंगा। हमें ये पता है पाकिस्तान पीओके को बचाने के लिए कभी कोई बड़ा काम नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि इंडिया मौका ढूंढ रहा है। आप मौका दीजिए, मैं आया। हमारी तैयारी इतनी हर समय रहती है। आर्मी चीफ यही है, जब आर्मी कमांडर थे इन्होंने कहा था नॉर्दर्न कमांड से, हम सिर्फ ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं। ऑन पीओके ही वाज आस्क्ड अ क्वेश्चन, यस, एंड ही सेड वी आर ओनली वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट ऑर्डर। यस। उसने ये नहीं बोला कि हम पीओ पर अटैक कर रहे हैं। हाँ। उसने सिर्फ ये बोला। हाँ। अब बाकी अगर आप समझदार नहीं हो तो मैं क्या करूं? पाकिस्तान बहुत समझदार है, उसे मालूम है कि पीओके, अदरवाइज आप एक बात बताइए, 2,22,000 किलोमीटर का पूरा एरिया है जेएनके का। बिल्कुल। तकरीबन 80-82 हज़ार उनके पास है पीओके के तौर पर। उन्होंने अपने पास आते ही उसको गिलगित बाल्टिस्तान में क्यों कन्वर्ट कर दिया? एक पार्ट अलग अलग करने की। बिल्कुल। उससे भी बड़ी बात, सक्षम वैली पूरी चाइना को क्यों गिफ्ट कर दी? अक्साई चीन चाइना के पास कैसे हो गया? कि आज के बाद अगर इंडिया किसी भी तरह का कोई काम करे तो चाइना इन्वॉल्व ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हाँ। क्योंकि हमारा तो क्लेम पूरे पर है। ये बोलते हैं कि एस्केलेशन की जो बात है, एस्केलेशन क्या होता है? एस्केलेशन होता है आपने मुझे तू बोला, मैंने आपको तड़ाक कर दिया, ये एस्केलेशन होता है। एज फार एज पीओके इज कंसर्न, बड़ी क्लैरिटी है हमारे पास। पीओके वालों से पूछो कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। प्लेबेसाइट की बातें चलती थी ना, भाई उनसे पूछ लो ना, क्यों वहां पर इंडियन फ्लैग फ्लाई कर रहा है पिछले 3 इंडिपेंडेंस डे पर, रिपब्लिक डे पर? क्यों? जेएनके में क्यों नहीं हो रहा? ऐसा नहीं है कि जेएनके में एक आध जगह नहीं होता, मानने को तैयार हूं। लाल चौक पे तो नहीं होता, अब नहीं होता। लाल चौक पे तो इंडियन फ्लैग फ्लाई करना अलाउड नहीं था, ये भी एक दिन थे। बट हुआ क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने अब डेवलपमेंट को चख लिया है। हाँ। अब वहां पर शिकारे वाला का जो रोज की इनकम है वो उसको आदत लग गई है। जहां उसको 15 दिन में एक बार आता था नंबर, 15 दिन में एक बार, सोचिए वो खाना कैसे खा रहा होगा, वगैरह वगैरह। अब आप देखिए वहां पर एक्सप्रेस वे कैसे बन गए हैं, आप देखिए लाइटिंग अरेंजमेंट कैसे आ गए हैं। पीओके पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाइडल रिसोर्स, और उसके बाद बिजली नहीं है। पीओके में खुद ही बिजली नहीं है, वहां बनती है। हाँ। वहां की बनी हुई बिजली लाहौर और इस्लामाबाद जा रही है, ठीक है ना, और वहां खुद के लिए 60 रुपए प्रति यूनिट जो है वो उसी को अवेलेबल नहीं है। वहां जो जा रही है इस्लामाबाद में, आप अभी गूगल कराकर चेक करा लीजिए, वहां पर बिक रही है वो 17 से 18 रुपए। मतलब जो यहाँ प्रोड्यूस हुई वहां गई, वहां से वापस आई, अब आपको 60 रुपए से अवेलेबल है, और फिर भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा चलिए छोड़ दीजिए, कोई भी एक फोटोग्राफ निकाल लीजिए पीओके का, और एक फोटोग्राफ कहीं बारामुल्ला का निकाल लो, कुपवाड़ा का निकाल लो, शोपियां का निकाल लो,
जो मर्जी डेवलपमेंट लेवल दिख जाएगा। भाई ऐसा क्या हुआ कि वहाँ वो झुग्गी झोपड़ी ही रह गई, यहाँ लोगों के घर पे घर बनते गए। क्योंकि पाकिस्तान को रिस्क दिखता है कि ये एरिया में पैसा लगाएंगे। रिस्क का चक्कर ही नहीं है, वो उसको अपना समझता ही नहीं है, क्योंकि उसके सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। आप पाकिस्तान की क्या बात कर रहे हो, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियली बोल दिया कि द लॉ ऑफ पाकिस्तान डज नॉट अप्लाई फॉर पीओके। यस, दैट मीन्स लीगली एक सुप्रीम कोर्ट अगर बोल रहा है, अब आप ये मत बोल देना कि सुप्रीम कोर्ट वो इंडिया के साथ मिलकर बात कर रहा है, मतलब पाकिस्तानीज के लिए बोल रहा हूँ। नहीं, इसमें एक लीगल पॉइंट ये भी है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। अगर आप आज़ाद कश्मीर में हैं, आप पाकिस्तान हाई कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि पाकिस्तान हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं है उधर। करेक्ट। तो आपकी जो है लीगली आपकी जो आपके पास हक है वो बहुत लिमिटेड है लोकल कोर्ट तक। जो लोकल कोर्ट ने कर दिया वही फाइनल हो गया। देयर इज नो डिनाइंग। नहीं, बट एक और जो मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट वाली बात करी है, वो पाकिस्तान की सरकार को बोलना पड़ा। हाँ भाई उनका सॉलिसिटर जनरल जब वहाँ कोर्ट में हुआ तो बोले सर हम उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकते। पर कर्नल साहब, इसमें एक हमारी भी तरफ से मेरे को लगता है, जब मैं इसकी पीओके की लीगैलिटी पढ़ रहा था, पीओके का आदमी जो है जब इंडिया आता है तो उसको वीज़ा लेना पड़ता है। पीओके पे हम अपना हक मानते हैं, गृह मंत्री जी ने भी बोला वीज़ा की रिक्वायरमेंट हमने थोड़ा सा गलत नहीं डाल रही। नहीं, हमने थोड़ी नहीं डाल दी, वो तो पाकिस्तान ने डाली हुई है। बिल्कुल, हाँ। भाई वो बोलता है हाँ। कि मैं बिना वीजा के आपको नहीं जाने दूंगा। अब जिसने जाना है वो बोलता है यार मैं किससे लड़ूं, यही चाहिए ना, लो जी मैंने अप्लाई कर दिया। हाँ। आप अगर पीओके और जेएनके वाला जो हमारे जो आपस के बॉर्डर विलेजेस हैं, चलो वो तो बहुत दूर की बात है, मैं यहीं की बात कर लेता हूँ। कारगिल, कारगिल प्रॉपर में उससे पहले एक जगह है जिसको कहते हैं हरका बहादुर ब्रिज। हरका बहादुर ब्रिज के नीचे है पोस्ट 43 एंड 44। 43 मेरे पास है, 44 उनके पास है। उसके बीच की जो एक्चुअली दूरी है वो एक नदी है, सो कॉल्ड नदी। एक्चुअली वो नदी भी नहीं है, एक नाली है, नाला भी नहीं है, वो इतनी पतली सी है कि एक टप्पे में आप इधर से उधर हो जाओ। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर कभी पानी आ जाता है तो वो बढ़ जाता है। हाँ। तो इसलिए वो जो ऊपर तार लगा हुआ है वहां से उनके आपस का मेल एक्सचेंज होता है। वहां वो लोग अपना मेल डालते हैं तो मैं यहाँ ऐसे 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 करके खींच लेता हूँ। अच्छा, मैनुअली खींच लेते हैं? हाँ, वो ऊपर तार है ना, उसमें एक छोटी सी ट्रॉली है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसे खींचो, सारे लेटर लो, वो पोस्टल वाला अपने डब्बे में डाल लेता है, अपने बैग में, और चला जाता है। जो यहाँ डालता है वो वहाँ लेके ऐसे 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 कर लेता है। तो ज़्यादा बड़ी बात ये आती है कि हमने आपस में जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, मैं आपको जिम्मेदारी से इवैल्यूएट करके बता रहा हूँ, वो इंडिया की तरफ से नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया बोलता है पीओके हमारा है। हाँ। पाकिस्तान को प्रूव करना है कि ये आपका नहीं है। बिल्कुल। तो इसीलिए अगर आपने हिंदुस्तान जाना है तो भाई साहब वीज़ा के लिए अप्लाई करो, मैं आपको जाने ही नहीं दूंगा। सीधी सीधी बात है। अदरवाइज कहने के लिए तो वहाँ का प्रेसिडेंट भी है, पीओके का प्राइम मिनिस्टर भी है, सारे अपॉइंटमेंट्स हैं। काम कौन कर रहा है, कौन करने दे रहा है? जब आपकी इस्लामाबाद, कराची और इस जगह पर ही सरकार नहीं चलती, वहाँ पर भी आर्मी चलती है। देखिए ये हमारे वर्ड्स नहीं है, ये दुनिया के वर्ड्स हैं, पाकिस्तानीज़ के वर्ड है। अगर वहाँ कोई सरकार है तो वो पाकिस्तान आर्मी है। अगर वहाँ पर हर प्रॉब्लम की कोई जड़ है तो पाकिस्तान आर्मी है। अगर पाकिस्तान की इकॉनमी है तो पाकिस्तान आर्मी है। अगर कहीं भी किसी भी जड़ की में अगर आप ढूंढेंगे दुनिया के किसी भी टेररिज्म में, तो वो बोलते हैं पाकिस्तान आर्मी नहीं है, फिर वो बोलते हैं आईएसआई है। हाँ। तो अगर इतनी जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं तो भाई अब यस, मैं आपसे ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हम गेट खोल सकते हैं कि आ जाइए, लेकिन हम गेट इसलिए नहीं खोलेंगे क्योंकि जब ये लोग बेचारे वापस जाएंगे ना, इनके ऊपर और अत्याचार हो। हाँ। कि तू बिना वीज़ा के गया था। एक दूसरा, अगर इस तरह ही हमने गेट खोल दिया कि आना जाना जैसा इस समय वो मांग रहे हैं, 10 बार प्रोटेस्ट हो रहा है, लाखों लोग पीओके के इकट्ठे होकर बोल रहे हैं दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। हम नहीं खोल रहे। क्यों? क्योंकि इन 1000, 1 लाख के साथ वो जो 100 और 1000 वो जो बेकार वाले आएंगे आईएसआई वाला प्लांटेड, हमें उसकी चिंता है, क्योंकि यही लोग और ज़्यादा तकलीफ करके जाएंगे। पीओके अपने आप में कहने को पाकिस्तान की तरफ से इंडिपेंडेंट है, प्रेसिडेंट है, ये है वो है, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर वो होता तो भाई साहब एक इंडस्ट्री तो बताओ जो वहाँ लगी हो, 14 बिजली तो दो।
14 मेंबर की कमेटी है, उसमें से 8 जो है आज़ाद कश्मीर के लोग होते हैं, 6 पाकिस्तान के होते हैं, और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं उसको। तो ये कंट्रोल डिसीजन मेकिंग तो है ही नहीं ना। हाँ। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ अगर आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी अगर उसको चेयर करते हैं ना, उस बेचारे की पावर्स बता दो। हाँ, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की क्या पावर्स हैं, आप एक जगह प्रूव कर दीजिए। हाँ, और उसका लिविंग एग्जांपल है कि भाई साहब ट्रंप भी एक्नॉलेज करता है कि मिनिस्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, आसिफ मुनीर को बुला लीजिए। वो आसिफ मुनीर नहीं है, सिर्फ मैं कहूँगा कि वो आर्मी वाले को बुला लीजिए। आर्मी वाले को। हाँ। ये वर्ल्ड में कभी कहीं नहीं हुआ। इवन जब मुशर्रफ और ये सब जाते थे, जियाउल हक, दे यूज्ड टू गो एज अ प्रेसिडेंट, यस, क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट अपॉइंट किया था, यस, नॉट एज आर्मी चीफ। यस। कोई नहीं जाता। ये एक फर्दर एक्नॉलेजमेंट है कि एज फार एज यूएस इज ऑल्सो कंसर्न कि वो पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी को ही सब कुछ समझते हैं, जो सही भी है। बलूचिस्तान में थोड़ा सा डिबेट कर रहा हूँ, पर बलूचिस्तान में जिस तरह से रेयर अर्थ की डील करी यूएस ने, और जो क्रिप्टो का मिशन लगा दिया गया और क्रिप्टो ट्रेड के अंदर काम हो रहा है, उस पर पुतिन सरकार का बयान भी आया कि ये यूएस डेट वाइप ऑफ करने का प्लान है, कि सारा का सारा जो है क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करेंगे पाकिस्तान से यूएस स्टेबल कॉइन में, और कल को जो है यूएस डेट ओवरटर्न कर देंगे उसके थ्रू। उसके पीछे पूरे डिटेल है, मैं जाऊंगा नहीं अभी उसमें। लेकिन ये जो दो चीज़ें करी इन्होंने, बलूचिस्तान अगेन एक ऐसी चीज़ जो शायद हमने अर्ली 50s में अगर रियलाइज़ कर लिया होता तो वो कांग्रेस का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था उस समय पे, और हमने बस ये सोचा कि हमारा रोड कनेक्टिविटी नहीं है तो हमारे को कोई क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। क्या वो भी एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर है? अगर हम बलूचिस्तान की बात करें ना, तो इसमें मैं अपने तरफ ब्लेम लेने को तैयार हूँ। वी हैव ऑलवेज लेट डाउन बलूचिस्तान। अगर इंडिया ह्यूमन राइट्स में विश्वास करता है, अगर इंडिया आज़ादी में विश्वास करता है, तो खुलकर हमें बलूचिस्तान के लिए हाँ करनी चाहिए। उनकी स्ट्रगल क्लैरिटी के साथ हाँ में आनी चाहिए। अगर कल कहीं कोई उनको टेररिस्ट डिक्लेयर भी कर रहा है, उसको करने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम पूरे पाकिस्तान को टेररिस्ट डिक्लेयर करवा चुके हैं, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। FATF पाकिस्तान को डिक्लेयर कर चुका है, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप मॉरली क्यों नहीं कर सकते? मुझे आप एक बात बताइए, आपके मेरे बीच में एक जेस्चर लगा लेते हैं, क्यों नहीं हम ऐसा कर सकते कि हम दोनों के बीच में एक यहाँ चेयर हो और इसके ऊपर एक छोटा सा फ्लैग बलूचिस्तान का हो और लिखा हो एम्बेसडर ऑफ बलूचिस्तान टू इंडिया। खाली रहने दीजिए, खाली रहने दीजिए चेयर, लेकिन सेरेमोनियली उसे रिकॉग्नाइज करना एज अ कंट्री, मुझे नहीं, मैं तो ये जानना चाहता हूँ हम क्यों नहीं कर सकते। ज़्यादा बड़ी बात ये है। डोवाल जी ने तो बोला था, वन मोर टेररिस्ट अटैक एंड यू विल लूज बलूचिस्तान। नहीं, वो ठीक है, बट दीज आर वेज ऑफ कन्वेइंग। यस, इंडिया की मेरी हमारे हमेशा से एक कमी रही है, हम मानवता, उदारतावाद, माफ़ी देने में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। देनी चाहिए, इसमें मना कोई नहीं है, लेकिन कोई हद तो हो। पर बलोचियों को तो उनका जो पूरा रिसोर्स है वो सबसे अब एक तरीके से तो वो लूटा जा रहा है। नहीं, वो तो लूटा जाएगा, क्यों नहीं लूटा जाएगा भाई? आप बताइए, वो लूटा क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि उसका प्रोटेक्टर कौन है? बिल्कुल भाई, बलूचिस्तान आपसे पैसे मांग रहा है? नहीं मांग रहा। हथियार मांग रहा है? आप दे ही नहीं रहे, क्योंकि आपकी पॉलिसी में नहीं है देने में। मैं जिसको गलत शब्द में, आप में दम ही नहीं है देने का। आप वो 2-4 हथियार पकड़ा दोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दो ना उसे रॉकेट लॉन्चर, दो ना उसे स्टिंगर मिसाइल। ये जितनी की जितनी अफगानिस्तान में यूएस वाले छोड़ गए थे, उसका कुछ पार्ट जाने देना था। आपको भी तो इंश्योर, देखिए सारी, हम खुद मानते हैं पाकिस्तान इज फाइटिंग अ वॉर विद अस, नॉट फ्रॉम आर्मी बट फ्रॉम टेररिज्म। यस, बिकॉज इट इज वेरी चीप। वो जो टेररिस्ट मरता है उससे पाकिस्तान का कुछ नहीं जा रहा। जो फॉरेन टेररिस्ट आकर वहां पर मरता है उससे भी उनका कुछ नहीं जा रहा। हथियार उनका नहीं, एमुनेशन उनका नहीं, पैसा बाहर से आ रहा है, उस पैसे में भी पाकिस्तान फायदा उठा रहा है। तो भाई साहब, इससे अच्छी और लड़ाई कौन सी है? मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये सब करिए, क्योंकि आपके उसूलों में नहीं है। इंडिया का प्रॉब्लम ये है, आपके उसूल नहीं अलाउ करते। भाई साहब, क्या आपके उसूल अलाउ करते हैं कि वो हजारों औरतें बलूच जो हैं वो गायब हो जाएं, बच्चे मार दिए जाएं? ये आपको मंजूर है? पाकिस्तान का लेना ना देना, पैलेस्टीन में 65,000 लोग मर गए तो आजकल उनका
प्राइम मिनिस्टर भी बोलने को तैयार है, उनका चीफ बोलने के लिए तैयार है। क्यों? जाओ ना फिर वहाँ। नहीं जाते ना, लेकिन बोलते हैं। वो जो सो कॉल्ड जब ये पैलेस्टीन का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था 7 अक्टूबर के बाद, सबसे पहले पाकिस्तान ने क्या बोला? ये हमारा इस्लामिक बम आपके लिए अवेलेबल है, जिसकी चाबी तुम्हारे पास है नहीं, चाबी यूएस में है, और आप बोल रहे हो कि बम वहाँ। देखिए, पीओके बलूचिस्तान शुड बी ट्रीटेड एट इक्वालिटी। मैं इसलिए नहीं बोल रहा, पीओके आपको इसलिए इक्वालिटी पर होना चाहिए, ये हमारा है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन बलूचिस्तान एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही जगह पर अगर आतंक है किसी का तो वो है पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान का। फोर्सिबल ऑक्यूपेशन है तो इन दोनों का। मैं कह रहा हूँ दोनों जगह करा लीजिए पहले प्लेबिसाइट, और रोना धो रहा है कि जेएनके में जेएनके आप वो जो यूएन की कंडीशन है उसे मीट कर दीजिए, कल सुबह कर लेते हैं। हटाइए पूरी फौज। जैसी आप फौज हटाएंगे देन एक माहौल बनना चाहिए, बिल्कुल उसमें लिखा हुआ है कि हाँ जी इंडियन आर्मी विल मैनेज, लेट इंडियन आर्मी मैनेज, सब पीसफुल दिख जाए, कल सुबह इलेक्शन करा लो, बिल्कुल प्लेबिसाइट करा लो। लेकिन प्लेबिसाइट अपने आप में उस बलूच को नहीं मिलेगा, वो उसे आपको और मुझे देना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज अगेन अ फ्रीडम स्ट्रगल। एंड ऐसा नहीं है जेएनके हमारे साथ मिला है बाय चॉइस, हरी सिंह ने साइन किया है, माउंट बैटन ने उसको एक्सेप्ट किया है, तब हुआ है। बलूचिस्तान ने तो कभी साइन ही नहीं किया। बिल्कुल, उसने तो डे 1 से बोला हुआ है कि हम आपका पार्ट ना हो सकते हैं, ना है ना रहेंगे। आई थिंक इंडिया नीड्स टू रिव्यू दैट, कि ओपनली हमें आना चाहिए, एटलीस्ट एज अ मीडिया, एज अ पब्लिक, हम सबका फर्ज बनता है कि बलूचिस्तान से रिलेटेड आप पैसों में सपोर्ट मत कीजिए, बट मॉरल सपोर्ट आपका बनता है, ह्यूमैनिटेरियन। सर दो हम ना पास्ट की गलतियों में अगर देखें, मेरे को लगता है हमने दो जगह बहुत बड़ी गलती करी है। एक है बांग्लादेश, क्योंकि वहाँ पर एक कंट्री जिसको आज़ादी हमने दिलाई, हमारी फ़ौज ने आज़ादी दिलाई, वहाँ पर गवर्नमेंट जो है इवेंचुअली आज के डेट में अगर हम देखें तो प्रो इंडिया गवर्नमेंट नहीं है, और हमारे बिल्कुल पड़ोस में स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड जगह पे चिकन नेक के बहुत पास है, और वहाँ पर हमने पूरा अपना कंट्रोल इस समय के लिए शायद खो दिया है। दूसरी गलती शायद नेपाल हो सकती है। तो ये पहले बांग्लादेश की बात करते हैं, फिर नेपाल की बात करते हैं। देखिए, बांग्लादेश अपने आप में इंडिया की जो सबसे बड़ी उदारता रही, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि चीज़ें जो पास्ट में हो गई उसके सर्कमस्टांसेस क्या थे वो आज नहीं सेम हो सकते, बट अगर मेरे को कोई आज के हिसाब से उसे एवेलुएट करने को बोले, मुझे लगता है इंडिया को जब बांग्लादेश को उन्होंने आज़ादी दिलाई थी, उसको कुछ समय अपने साथ चलाना था, सो दैट ये फैनेटिज्म, रिलीजियस फैनेटिज्म वहाँ कम हो जाती। अगर वो कम हो जाती तो आपको एक्चुअली अगर देखा जाए एक अच्छी डेमोक्रेसी सेटअप करना आपकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि आपने अभी अभी उसे नया किया। पाकिस्तान का क्या हुआ? पाकिस्तान में डेमोक्रेसी क्यों नहीं आ पाई, जिसको बोलते हैं ना रियल डेमोक्रेसी? बिकॉज ब्रिटिशर्स मेड अ ब्लंडर, लेके उन्होंने बस अलग किया, बोला ठीक है भैया अपने आप। अब वहां पर क्या हुआ कि वो जो छोटी मोटी आर्मी थी वही कंट्रोल कर रही थी बेचारी। मैं तो उसको बेचारी कह रहा हूँ आज, उस समय के हिसाब से 47 के हिसाब से, और जब वो कंट्रोल कर रही थी तो वो राजा बन गई। अब उस एक्सपीरियंस को अगर इंडिया नहीं पढ़ता है और बांग्लादेश को थोड़ा सा पैदल नहीं चलाता अपने साथ, तो गलती फिर हमारी हो गई ना। फिर वो जाएगा कहाँ? भाई देखिए, अल्टीमेटली जो भी मर्जी कह लो, आप बोलते रहो कि वो बांग्लादेशी मुस्लिम है, बांग्लादेशी मुस्लिम है, लेकिन वर्ड मुस्लिम ज़रूर है। आप बांग्लादेशी बोलो, बंगाली बोलो, मुझे नहीं पता, बट मुस्लिम इज़ मुस्लिम, एंड नॉट दैट कि आई एम एंटी मुस्लिम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बट अगर एक कंट्री में उस तरह का फर्वर है, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं कोई ना कोई तार जुड़ेंगे। आईएसआई ने वो तार जोड़ लिए। ये एक अलग बात है कि आईएसआई ने वो तार इवन यूएस के थ्रू जोड़ लिए, सीआईए के थ्रू, कि चल भाई तुम्हें आइलैंड नहीं दे रहे, ये मैडम जो है मिली हुई है। मैं तो अभी आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था कि भाई इंटरनेशनल डिप्लोमेसी क्या होती है, शेख हसीना को क्यों नहीं किसी ने लिया? आप बताइए, लेना चाहिए था फिर, इतने सारे मुस्लिम देश है वो। बिल्कुल। अच्छा, आजकल आप बोलते हो कि चलो जी बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के करीब है, भाई तूने ही रिफ्यूज दे देनी थी, चाहे बाद में मरवा देता। हाँ। लेकिन रिफ्यूज तो दे सकता, नहीं दिया तूने, कोई नहीं देता। पैलेस्टीनियंस को कौन दे रहा है, आप बता दीजिए। सो एज फार एज बांग्लादेश इज कंसर्न,
आज की तारीख में हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस बची है, बांग्लादेश को एंगेज करिए इकोनॉमिकली, क्योंकि उसकी इकॉनमी बहुत बुरी तरह से पिट रही है। एक अच्छा खासा कंट्री अपने आप में। दूसरा, वहाँ से आप एनकरेज करिए एजुकेशन, कि आज नहीं तो कल ये वाली जो नई पीढ़ी आए कम से कम वो उतनी रेडिकलाइज ना हो। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसकी आर्मी, विद इंडियन आर्मी द इंटेलिजेंस नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करिए, कि किसी भी तरह से ये मत दिखाइए कि वी आर द बिग ब्रदर्स, बट वी शुड ऑलवेज टेल देम और गाइड देम, मेक देम टेक प्रिकॉशंस, कि भाई साहब पाकिस्तान से मिलने का मतलब है आईएसआई से मिलना, आईएसआई से मिलना है आपके यहाँ टेररिज्म आकर ही रहेगी। दीज आर द ओनली थिंग जो पब्लिक समझेगी। यस, मैं मानता हूँ यूनुस, अगर कहा जा रहा है जैसे कि वो यूएस के प्यादे हैं, तो वो आइलैंड तो अभी भी नहीं मिला। बिल्कुल। तो फिर देखिए, सिर्फ ये कह देना ना कि आप मुझे नहीं पसंद करते, आप बांग्लादेश हो, मैं इंडिया हूँ, आप मुझे पसंद नहीं करते, आई कैन नॉट डू लाइक दिस, आई हैव टू एंगेज विद यू। यस भाई साहब क्यों नहीं कर सकते? मुझे तो आप ठीक ठाक लग रहे हैं, आपके बाल भी ठीक है, आपकी कल्चर भी ठीक है, आइए ये पढ़कर देखिए, वो पढ़कर देखिए, देखते हैं। और जहाँ तक बात आ रही है कि चलिए जी आप बोल रहे हो शेख हसीना को हमने रखा हुआ है, वो कोई बात नहीं, वील सेंड हर फॉर ट्रायल, भेजा थोड़ी ना है। भाई इंटरनेशनल डिप्लोमेसी क्या होती है? बात तो करे। आपका वो तहव्वुर राना अब आया है ना, कितने साल बात करने के बाद। बिल्कुल। तो फिर ये वही यूएस है जो कभी नहीं भेजता था, फाइनली भेजा ना, क्योंकि आपने उसे एंगेज किया। टैरिफ आप एंगेज कर रहे हो, तभी आपके ऊपर अभी तक वो बम नहीं फटा है। बिल्कुल। जिस तरीके से वो फटने का डर था। सो एज फार एज बांग्लादेश इज कंसर्न, इंडिया नीड्स टू वेक अप, क्योंकि ये बांग्लादेश नहीं है। आपने कोलंबो में भी सेम सिचुएशन देखी जो बांग्लादेश में रिपीट हुई। इन दोनों जगह जो हुई वही अब आप रिपीट होते देख रहे हैं नेपाल में। क्यों? क्योंकि इंडिया की लीडरशिप इज अंडर चैलेंज नाउ, कि अगर तुम अपने आप को वर्ल्ड लीडर बता रहे हो, अपने आसपास तो देख लो। और ये सब का घाटा क्या होगा? इंडिया को सबसे पहले। अगर कल बांग्लादेश से लोग माइग्रेट करते हैं, कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान जाएंगे? इंडिया आएंगे। अगर बांग्लादेश से कोई लोग माइग्रेट करते हैं, कहाँ जाएंगे? इंडिया आएंगे। ये तो बढ़िया बात थी कि बीएसएफ और आर्मी वहाँ लग गई, और उस वजह से वो सो कॉल्ड हजारों लोग खड़े थे रिवर के उस पार, जो बांग्लादेश से इधर आने के लिए तैयार थे। बिल्कुल। वो तो रुक गए। अभी आपने नेपाल वाले में देख लिया, वो 5 जो भागे हुए थे जेल से, वो यहाँ पकड़े गए। तो ये तो होगा। इंडिया विल बी द सफरा। अच्छा एक बात बताइए, कल सपोज करते हैं दोनों कंट्रीज का इकोनॉमिक ब्रेकडाउन हो गया, आपको लग रहा है पाकिस्तान पैसे देगा? नहीं, इंडिया देगा। इंडिया देगा, क्योंकि इंडिया के नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ बहुत पुराने टाइज हैं। हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। एक बहुत इमोशनल कॉर्ड है कि बांग्लादेश को हमने आज़ादी दिलाई है, मतलब हमने उनके साथ आज़ादी शेयर करी है। आप ऐसे देखिए, वी शेयर द सेम आज़ादी, क्योंकि हम उनकी आज़ादी के लिए लड़े हैं। बिल्कुल। और उन्हें आज़ादी दी है। बांग्लादेश में हमारा जो रिलीजियस कनेक्ट है, डिपेंडेंसी का जो कनेक्ट है, आप एक दिन के लिए केरोसिन ऑयल रोक दीजिए नेपाल का, आप देखता हूँ अगले दिन चूल्हा कैसे जलेगा। हमारा वो कनेक्ट है, हमारा घर से घर का कनेक्ट है। और यहाँ पर कभी भी कुछ होगा, मान लीजिए मेरी बात, इंडिया विल बी द बिगर लूजर। दे विल लूज, बट इंडिया विल बी अ बिगर लूजर एज अ फेस इन द वर्ल्ड। कि आप अपने आप को बड़ा लीडर बता रहे हैं, इमर्जिंग लीडर बता रहे हैं, सुप्रीम लीडर बता रहे हैं, आपसे ये तो हो नहीं रहा। ये आपके लिए तकलीफें की जा रही हैं, वहाँ तो छोटी बात है। क्या इंडिया बांग्लादेश की गलती से ऑलरेडी नेपाल सीख चुका है? क्योंकि ओली जी तो कह रहे हैं जो भी हुआ है इंडिया करा रहा है, और जो सरकार आएगी वो इंडिया को फेवर करेगी, ऐसा उनका क्लेम है। बिल्कुल ठीक है। तो अब नेपाल में बड़ा सवाल ये है कि चाइना एक डोरमेंट प्लेयर है, क्योंकि चाइनीज़ ऐप बैन नहीं हुए थे। यूएस एक डोरमेंट प्लेयर है, क्योंकि वो ऑफेंडेड था कि भाई यूएस बैन हो गए थे, तो बहुत क्लियर डायरेक्शन दिख गया था नेपाल की पॉलिसी का, तो यूएस भी हो सकता है इन्वॉल्व। इंडिया ने शायद एक मौका देखा, तो क्या ये इसकी कोई प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि ये सारा कू जो है वो रॉ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था? चलिए कोई बात नहीं, वेरी गुड। ऐसा कहना ओली जी का हक है, नॉट दैट कि मैं ओली जी का कोई बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उन्होंने अपनी वैसे सर मैं ये बता दूं कि भाई जनता और देश की जो जनता है वो बड़ी खुश होगी ये जान करके, अगर हम जो है हमारा कराया
ये बात शायद मैं पर्सनली एग्री भी कर जाऊं कि खुश होंगे। ज़्यादा बड़ी बात ये है, कोई भी सिचुएशन को आप एनालाइज करिए। नेपाल गिरता हुआ किसके फेवर में जाता है वो बताइए। चलिए, जिस सिचुएशन में नेपाल है, गिरता हुआ नेपाल फेवर में किसके जाता है? क्या वो इंडिया के फेवर में जाता है? नहीं। पहली बात। अच्छा चलिए, नेपाल जितना ज़्यादा गिरता है सबसे बड़ा लॉस किसे होता है? इंडिया को। अगर ये दोनों चीज़ें आपकी सही हैं तो पब्लिक भी जनरली यही बोलेगी। पहली बात। दूसरी बात, नेपाल जितना ज़्यादा चाइना के कंट्रोल में आता है क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट को वो देख रहा है, उसकी सबसे बड़ी चिढ़ मुझे होनी चाहिए या यूएस को होनी चाहिए? यूएस को। भाई जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और टिल्ट नेपाल का चाइना की तरफ जाता है, वो एंटी यूएस होता है, एंटी इंडिया नहीं होता है। बिल्कुल। एक स्टेप और ले लेते हैं। जितना ज़्यादा वेस्टेड इंटरेस्ट उस कंट्री में है, सबसे ज़्यादा वेस्टेड इंटरेस्ट किसका हो सकता है? इंडिया का हो सकता है। इंडिया। वेस्टेड इंटरेस्ट, वेस्टेड मतलब गलत इंटरेस्ट। चाइना। हाँ, तो चाइना का क्यों होगा? क्योंकि वो वहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है, एक बात। दूसरा, वो क्यों होगा? क्योंकि उसको वो एंटी इंडिया खड़ा देखना चाहेगा। तीसरी बात कि वो यूएस का कहीं कोई इंटरफेरेंस ना आ जाए, इसलिए वो चाहेगा। बिल्कुल। उल्टा चलते हैं, यूएस क्यों चाहेगा? यूएस इसलिए चाहेगा कि नेपाल जितना चाइना की तरफ जा रहा है वो उसके खिलाफ जा रहा है। वो नहीं चाहेगा कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर नेपाल जितना इस समय नीचे गिरता है, तो हम खुद ही बोल चुके हैं कि सबसे ज्यादा इंडिया, दैट मीन्स यूएस अगेन स्कोर्स कि देख लीजिए इंडिया, तुम तो वर्ल्ड पीस क्रिएटर्स हो, आपके तो पड़ोस में 3-3 जगह हो रहा है। इंडिया इसके बीच में नहीं आता है। इंडिया इज एक्चुअली वर्स्ट अफेक्टेड कि हमारा जितना कोई नेबर डिस्टर्ब्ड होता है उसमें हमें कोई फायदा नहीं होता, चाहे वो चाइना की तरफ जाए चाहे वो यूएस की तरफ जाए, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं होता उसके डिस्टर्ब होने से। इसलिए हम इसको सेलिब्रेट नहीं कर पाते। हमने कोलंबो की भी मदद करी, बिल्कुल 60 लाख बैरल हमने उसको डीजल अगले दिन दे दिया था जब उसके वहाँ प्रॉब्लम हुई थी। पैसे भी दे दिए, कर वो बात खत्म हो गई। मैं कह रहा हूँ इसी तरह बांग्लादेश भी आप देख लीजिए, कहीं पर भी कोई कमी नहीं छोड़ी है अभी भी, इतना कुछ होने के बावजूद। एंड एज फार एज नेपाल इज कंसर्न, इससे और अच्छी क्या बात हो सकती है कि इंडिया ने अभी तक कहीं किसी तरह का एंटी नेपालीज सेंटिमेंट्स नहीं दिखा कि नेपाल इज गोइंग। ये नेपाल में 4 वर्ड किसी ने बोल दिए कि हाँ भाई इंडियन मीडिया यू गो बैक, इंडियन मीडिया यू गो बैक, कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह के ऑड इंस्टेंसेस होने, बट दैट डजंट मीन कि देयर इज अ गवर्नमेंट स्टैंड। नेपाल को रियलाइज करना पड़ेगा कि आप चूज चाहे चाइना को कर लो फॉर इन्वेस्टमेंट, चाहे आप अमेरिका को कर लो, आपकी डिपेंडेंसी ऑन इंडिया इज सुप्रीम एंड यू कैनॉट अवॉइड इट। आपको रहना ही पड़ेगा। तो सर, जिस दिन ये सारी हमने आसपास की भूमिका क्यों रखी कि जिस दिन स्ट्रेटेजिकली हम रेडी होंगे, इकोनॉमिकली भी रेडी होंगे पीओके को ओवरटेक करने के लिए, तो उस दिन का टैक्टिकल वॉरफेयर कैसा दिखेगा? गिलगिट बाल्टिस्तान एक एरिया है, एक आज़ाद कश्मीर जिसको वो बोलते हैं, ये 2 एरियाज़ में हमारा टैक्टिकल वॉरफेयर किस तरह का दिखेगा और इसमें ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट क्या भूमिका ले करेंगे? कोई भी लड़ाई जो फ्यूचर में होगी वो ड्रोन और एयर की ही होगी। एयर डिफेंस की होगी, ड्रोन्स की होगी, मिसाइल्स की होगी, और अगर एक लाइन में बोलना हो, इनडायरेक्ट वॉरफेयर इज द कॉल ऑफ द डे। क्यों? किसी भी कंट्री को और किसी भी कंट्री मैन को मंजूर नहीं है कि वो अपने लोगों को खोए। ये अकेला एक इंडिया जैसा हाई कंट्री है जहां जान देने की होड़ लगी हुई होती है। हमारे यहाँ हम जान देना चाहता है फौज वाला, बोले हेल विद द ब्लडी एयरक्राफ्ट, मैं जाता हूँ। अदरवाइज अगर हम एयरक्राफ्ट का वेट करते तो शायद कारगिल हाइट्स पे हमें जाना ही नहीं पड़ता। बिल्कुल। अगर करते, हमने नहीं किया, वी डिसाइडेड। और जहाँ एक अटैक जाता था उसके पीछे 3 अटैक और तैयार होते थे। सो हमारा ये जो सिस्टम है ना, ये एक अपने आप में बड़ा अलग है। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जहाँ तक लड़ाई का सवाल है, ये रहेगा एयर डिफेंस, ड्रोन्स, इनडायरेक्ट वॉरफेयर। इसमें आज मैं जोड़ दूं प्रोपोगंडा वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, ये सब आपकी नई वॉर आएगी। लास्ट में जब आप सब कुछ जीत जाओगे तब आप अपनी फौजों को भेजोगे जो वहाँ ग्राउंड पर खड़े होकर उसको कॉन्कर करेंगी।
ये जो CH-4 और बराक ड्रोन्स की बात होती है, ओ यस, पाकिस्तान के, जो कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखे, ये आपको क्या लगता है कि ये कितनी बड़ी भूमिका प्ले कर सकते हैं, या इनका क्या डैमेज कैपेसिटी क्या है? नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात, बराक अपने आप में एक बड़ा अच्छा ड्रोन सिस्टम है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और लकीली वो उनका अपना बनाया हुआ है, तो इससे एक एडवांटेज भी मिलती है। अगर हम बात करें कि उसका 1000 किलोमीटर का रेंज है, इट्स अ वेरी बिग रेंज अपने आप में। ज़्यादा बड़ी बात है, अगर उसकी स्पीड लें, वो सभी के तकरीबन 200-250 से ज़्यादा किसी की कोई स्पीड नहीं है। हमारे पास ज़्यादा स्पीड वाले भी हैं, हेरॉन वगैरह की अगर कैटेगरी में जाएंगे, जो हमारे इजरायली वाले ड्रोन्स हैं, उनकी स्पीड इज़ मच मच हायर। और वहीं पर बात आती है कि किस ऑल्टीट्यूड पर वो ऑपरेट करते हैं। अगर हम बराक की बात करें, अपने आप में मीडियम ऑल्टीट्यूड के ऊपर वो एक बड़ा इफेक्टिव ड्रोन सिस्टम है, बट अपने एक इफेक्टिव सिस्टम से आप सबको काउंटर नहीं कर सकते। आपके पास एक वैरायटी है इंडिया के पास, हाई ऑल्टीट्यूड वाला है हेरॉप, हमारे पास स्पीड वाले हैं 600, 700, 900 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड। तो ये कोई छोटी स्पीड्स नहीं है। और ज़्यादा बड़ी बात है कि वैरायटी होने की वजह से इंटरसेप्शन बाय द एनिमी इज दैट मच मोर डिफिकल्ट। जितना ड्रोन बड़ा होगा, जितना ड्रोन स्लो चलेगा, उतनी ही जल्दी डिटेक्ट होगा और इंटरसेप्ट भी हो जाएगा। हाँ, और अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड में चले जाएंगे, हेरॉप को अगर ले लें, तो आप उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप लो ऑल्टीट्यूड वाले चले जाएं, उसको डिटेक्ट करना उतना ही मुश्किल है। ये मीडियम वाले जो हैं, ये डिटेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको डिस्क्रेडिट कर रहा हूँ। ज़्यादा बड़ी बात ये भी है कि हमारे पास जो ड्रोन है, अगर आप हेरॉप की ही बात करें, तो अपने आप में उसको पूरी दुनिया हंटर किलर क्यों बोलती है, इसको बराक को क्यों नहीं बोलती? क्या रीजन? वाई इट इज कॉल्ड एज हंटर किलर? भाई साहब, वो हंट करता है, वो ढूंढता है, उसका ऑटोनॉमस मोड है कि आपने छोड़ा है, अब वो अपने आप ट्रैकिंग करेगा। अच्छा, मैंने वहां छोड़ा, हाँ, वो आपको ट्रैक करना था। जब वो ऐसे भी चल रहा है ना, वो ट्रैक आप ही को कर रहा है। उसकी नजरें आप पर ही हैं, उसके जो सिस्टम्स की नजरें हैं, वो आपके डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है, आपका ऑल्टीट्यूड कैलकुलेट कर रहा है, एंड फाइनली पता नहीं कौन सी डायरेक्शन से कैसे वो आकर आपके ऊपर स्ट्राइक करता है। दैट मीन्स फर्स्ट ही इज हंटिंग यू, जिसको बोलते हैं ना ISR कैपेबिलिटी। यानी हमारा जो हेरॉप ड्रोन है, वो डिसेप्शन भी क्रिएट कर सकता है कि ऐसे जाएगा, पीछे से आ जाएगा। अरे भाई, हाई ऑल्टीट्यूड से आ रहा है, आपको तो यही नहीं पता कहाँ से आ रहा है। आप जिस लेवल पर उसके डिटेक्ट ही नहीं करे, वो तो वहां से आ रहा है। ज्यादा बड़ी बात यह है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि पहले तो उसने आपको हंट किया, जिसको हम बोलते हैं ना इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉग्निशंस, ये कैपेबिलिटी है उसके अंदर। तो उस तो पहली बात, वो आपको हंट कर रहा है। हंट करने के बाद आपको सर्विलेंस में रखकर फॉलो कर रहा है। आपको फॉलो करने के बाद जैसे ही आपकी फॉलोइंग उसमें आ गया, अब वो आपसे हुक ऑन हो गया। अब आपके पास एक ही चॉइस बची है कि यू गेट किल्ड, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हंटर एंड किलर, बिकॉज इट गोज एंड स्ट्राइक्स। और ये जो POK के हाई पॉइंट ग्लेशियर्स वगैरह वाली चट्टानों के आसपास, इतने ठंड में, इतनी ऊंचाई पे, ये सारे के सारे ड्रोन्स, चाहे बराक है, चाहे हमारे ये हेरॉप है, ये ऑपरेट करते हैं बिल्कुल ठीक तरीके से। यस, बिल्कुल बिल्कुल। हाई ऑल्टीट्यूड स्टार्ट्स ओनली आफ्टर 10,000 एंड अबव। राइट। सो ये POK में इफेक्टिव रहेंगे। आप हेरॉप को देख के क्यों खुश हो रहे हैं कि वो हाई ऑल्टीट्यूड में करता नहीं है? आपके सामने बैठा हुआ बंदा 22,000 पर काम कर चुका है। हाँ बिल्कुल भाई, मैं भी तो वापस आया हूँ, मेरे बाल भी ठीक ठाक हैं। लोग बोलते हैं नहीं तो बाल उड़ जाते हैं, लोग बोलते हैं उंगलियां सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, मेरी तो उंगलियां भी ठीक ठाक हैं। चाइना वाला जो बोलता है कि मैं 1 महीने से ज़्यादा नहीं रहूँगा ग्लेशियर में, या लेके ऑपोजिट वाली साइड में, यहाँ पर सब जगह 10,000 12,000 से ऊपर है, हम 2 साल काट कर आ गए। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी हेरॉप पे है, इसलिए मैं हेरॉप को देखकर खुश होता हूँ। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये आज आप मेरे से लिखवा लीजिए, दुनिया में आर्मी वही जीतेगी जो ग्राउंड पर जीतती है। ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन सस्टेनेंस से बड़ी कोई सस्टेनेंस नहीं है। हेरॉप ऑटोनोमस मोड में काम कर रहा है, मैं ज़रूर उसको अप्रिशिएट करता हूँ। कितने हेरॉप लगाओगे मेरे खिलाफ? ह्यूमन माइंड से बड़ा कंप्यूटर कोई माइंड नहीं है। जो आपकी जो आर्मी है, उस आर्मी का रिलेवेंस कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो इजराइल को आर्मी की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। US अपने आप को सुपर कंप्यूटर बोलता है, उसे भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। यू कैन नॉट रिप्लेस अ मैन। वाई? बिकॉज इट इज़ ऑलवेज द मैन बिहाइंड द मशीन। यस।
इट इज नेवर मशीन बिहाइंड द मैन. यस. द पर्सन हु मेक्स मशीन, जो बनाता है वो इंसान है. उसे जो ऑपरेट करता है वो इंसान है. उसके अंदर जो फिक्स करता है चीजें, ऑटोनोमस मोड, सर्वेलेंस मोड, दिस मोड, वो करने वाला कौन है? वो मैं हूं. वो अपने आप कुछ नहीं करता. सुकोई 57, F-35 और राफेल, ये तीनों में से पीओ के जैसे टेरेन के लिए बेस्ट जहाज कौन सा है? अगर आप बड़े निष्पक्ष होकर बात करें, एज ए जनरल नॉलेज, तीनों बढ़िया है. तीनों बढ़िया है. लेकिन आपके लिए क्या बढ़िया है वो ज्यादा बड़ी बात है. हाँ. आपके पास F-35 नहीं है, नहीं है, इसलिए आप उसके बारे में क्या बता देंगे? बिल्कुल. आप इस समय वो बताएंगे जो डाटा में लिखा हुआ है. हाँ. आपके पास Su-57 क्या है? वो भी डाटा वाला ही आपको पता. आप ना ऑपरेट कर रहे हैं ना उसको चला रहे हैं वगैरह. आपके पास राफेल है, आप उसकी काबिलियत से काफ़ी हद तक वाकिफ हैं. आपने उसे वॉर टेस्ट भी कर लिया है. बिल्कुल. चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे किसी के सपनों में वो गिरा हो. मैं एक बात बताता हूँ, अगर कोई चीज़ गिरती है ना, उससे आप और ज़्यादा सीखते हो. एज अ सिपाही जब मैं गिरता हूँ ना, तो मैं और ज़्यादा सीखता हूँ. मुझे उस पर ऐसा लगता है कि अभी हमने हाल ही में 6 स्क्वाड्रन और ऑर्डर कर रहे हैं. yes. तो विच मीन्स कि अगर हमने उसकी क्षमता नहीं देखी होती ऑपरेशन सिंदूर में, तो हम 6 स्क्वाड्रन, शायद आप बेहतर समझा पाएंगे. मेरे ख्याल से हम एक स्क्वाड्रन में कितने जहाज, 10 जहाज़ों की बात कर रहे हैं, 10 से 12 जहाज़ों की. नहीं, वैसे तो पूरे के पूरे 26 जहाज आएंगे एक में, और हम 6 ऑर्डर कर रहे हैं. तो यानी कि हम करीब एक अब तो ये वाली बात चल गई कि 114 हम बनाएंगे अपने इंडिजीनियस. मैं उसी पे आ रहा था की तो बात कर रहा हूँ कि ये 6 में से 114 जहाज जो है वो इंडिया में बनेंगे. करेक्ट. इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का लोगों के लिए मैं बता दूं कि क्या फ़ायदा होता है कि जब आप वॉर सिचुएशन में और आपका पुर्जा चेंज करना है आपने, या आपने इमीडिएट बेसिस पे किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है, घटानी है या रिपेयर करना है, अगर टेक्नोलॉजी आपके देश में या आपकी किसी के ऊपर भी डिपेंडेंसी नहीं है, यू आर नॉट वरीड. हाँ जी, आप बताइए. ये है राफेल. हाँ जी. ठीक है. ये हमने अभी लिया है फ्रांस से. ठीक है. अब इसके नीचे मुझे एक बम यहाँ लगाना है, एक रॉकेट यहाँ भी लगाना है, एक रॉकेट ऊपर लगाना है, नीचे लगाना है, दाएं लगाना है, बाएं लगाना है, और इसके अंदर भी रखने हैं. हाँ. ठीक है. इन सबको, जहाज को छोड़कर, इन जितना आर्मामेंट इसके अंदर मुझे लगाना है, उसको लगाने के लिए कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए कि ये जहाज का जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, वो जो हेलमेट पहनता है पायलट, उसको वो सारी चीज़ें यहाँ दिखनी चाहिए अपने उस पर, कि मेरा लेफ्ट वाला अगर जाना है तो मैंने कैसे निकालना है, उसको कैसे निकालना है. इस सब को कंपैटिबल बनाने के लिए हर जहाज में, चाहे वो F-35 ले लो, SU ले लो, राफेल ले लो, कोई भी स्टेट ऑफ आर्ट वेपन सिस्टम ले लो, उसके लिए उसको एक कोड चाहिए होता है, कंपैटिबल कोड, जो कि वो वेपन सिस्टम उस जहाज के ऑपरेशंस के साथ उस कंप्यूटर में अलाइन हो पाए, जिसको बोलते हैं सोर्स कोड. सोर्स का मतलब कि एक सोर्स में से ही ये सारी चीजें ऑपरेट हो पाए. बिल्कुल. आज की तारीख में राफेल हमें ये चीज नहीं दे रहा. सोर्स कोड वो नहीं देता है. मिराज के भी नहीं दिए जब हमने उससे मिराज खरीदा. ये खरीदने से पहले आपको पता होता है, इसलिए इसमें कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है कि कौन किसके साइड है, कौन किसके. जैसे ही आप खुद मैन्युफैक्चर करने लगोगे, अब आपके सोर्स कोड अपने होंगे. अब वो सोर्स कोड आपकी मर्जी होगी कि अगर आपने स्कैल्प मिसाइल इजराइल से ली है, हो सकता है दूसरी मिसाइल ब्रह्मोस ले लीजिए कि हमने सपोज कर लीजिए रशिया के साथ करके ली है, ये दोनों के दोनों उसके नीचे आ जाएंगे. क्यों? क्योंकि ये आपके बनाए हुए हैं. इसकी जो सोर्स कोडिंग है, ये कंपैटिबिलिटी आप करेंगे, पहली बात. उससे भी और बड़ी बात, जब जहाज आप खुद बना रहे होते हैं, इसके अंदर कुछ ऐसी सीक्रेट मॉडिफिकेशंस आप करते हैं जो किसी को नहीं पता होती, क्योंकि वो डाटा में लिख कर नहीं आती. ऐसा कहा गया होगा, आपको भी याद होगा, कि F-16 पाकिस्तान को दिया गया था कि वो सिर्फ अफगानिस्तान से कोई प्रॉब्लम ना हो, टेररिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से वहीं इस्तेमाल किया जाएगा. ठीक है ना. तो आज भी ऐसी रूमर चलती है कि यूएस के पास एक कोई ऐसा बटन है कि वो बटन ऑन करते ही वो जहाज उड़ेगा ही नहीं. दिस इज अ कंपैरिजन ऑफ अ सोर्स कोड. कि आप उसको स्टार्ट नहीं कर पाओगे, आप वो वाले सिस्टम्स को ऑपरेट नहीं कर पाओगे. लेकिन अगर मोटे तौर पर बात करी जाए, अगर प्रायोरिटी में तीनों में से जो जहाज इंडिया खुद बनाएगा वो सबसे टॉप प्रायोरिटी होगा. नेक्स्ट, अगर वो खुद नहीं बनाएगा तो वो वाला जहाज लेगा Su-57 जिसके सोर्स कोड देने के लिए ऑफर आ चुका है.
तीसरा F-35, मैं उसे कभी लेना इसलिए नहीं पसंद करूंगा क्योंकि उसका मैन्युफैक्चरर एक रिलायबल बंदा नहीं है, वो किसी का अपना नहीं हुआ है। वो जब जो मर्जी आए, आपको आपको पाकिस्तान पसंद है, आप उसकी मेंटेनेंस देते रहोगे, हमारे वाले में नहीं दोगे, कल आप बंद कर दोगे, आप उसके स्पेयर्स बंद कर दोगे, आप हमें मैन्युफैक्चर नहीं करने दोगे, आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करोगे। जब आप ये सब नहीं करोगे तो मैं इंप्रूव कैसे होऊंगा? भाई मुझे भी तो अपना तेजस पूरा बनाना है। बिल्कुल। आपने मेरे को बोला था यूएस, बड़ा लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप मेरे को वो G414 और 404 इंजन दोगे, आपने 2 साल लगा दिया, एक भी नहीं दिया। बिल्कुल। उसके बाद अब आप जब देने की हाँ कर रहे हो तो आप पता क्या बोल रहे हो, महीने में 1 दूंगा। भाई साहब मुझे 114 बनाने हैं, अब 114 महीने बाद मेरा आखिरी जहाज बनेगा अगर इनके हिसाब से चलूं? ऐसे कैसे काम होगा भाई? अच्छा 114 महीने के बाद फिर मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, फिर मैं उसको एक्लेमेटाइज करूंगा। जहाज एक्लेमेटाइज करना कोई छोटी बात नहीं है। और अगर आपने वो दे भी दिया, मैं तो ये कह रहा हूं, तो अभी मुझे बाकी चीजों को भी तो जोड़ना है। सो अपने आप में मेरी अपनी पर्सनल चॉइस, तीनों में से जो जहाज मैं बना पाऊं, जो मेरी कंट्री में बने और उसके राइट्स मेरे पास हों, वो टॉप प्रायोरिटी पर होना चाहिए। अगर किसी वजह से किसी के साथ बात नहीं बन रही तीनों के साथ, तो मेरा प्रायोरिटी वो होना चाहिए जो मेरे साथ सोर्स कोड और सप्लाई चेन मैनेजमेंट की गारंटीज और एश्योरेंसेस रखेगा, स्टेट टू स्टेट। मैं कभी भी F-35 पर इसलिए विश्वास नहीं कर रहा हूँ, अपने आप में अच्छा है बुरा है वो जाने, मुझे नहीं पता। लेकिन भाई साहब कुछ भी कह लो, 3 जहाज आपके गिर चुके हैं, 1 जहाज आप मेरे यहाँ लैंड कर चुके हो, 1.5 महीने तक आप उसको रिपेयर नहीं कर पाए हो, मेरा इंप्रेशन अच्छा नहीं है। देखिए कुछ चीज़ों में इंप्रेशन भी होता है ना, तो मेरा इंप्रेशन अच्छा नहीं है। उससे भी बड़ा है कि मेरा इंप्रेशन आपके बारे में ही अच्छा नहीं है, एक ये भी बड़ी तकलीफ है। सो जहाज़ों के बीच में मैं सीधी सीधी प्रायोरिटी आपको दे रहा हूँ। जो अगर हम POK की लड़ाई की बात करें, और आपने बीच में बोला कि साइबर भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, अगर कल कोई होता है, व्हाट रोल कैन साइबर वॉरफेयर प्ले इन POK? वेरी सिंपल, एनीथिंग ऑपरेटिंग ओवर अंडर ऑन POK विल नॉट वर्क। वो जहाज काम नहीं करेगा, वो जहाज लोकेट नहीं करेगा, जो सिस्टम्स एयर डिफेंस ऑब्लिक जो भी इलेक्ट्रॉनिक वाले चल रहे होंगे वो काम नहीं करेंगे, करप्ट कर देंगे। हो सकता है कल तुमने कोई 2 चीज़ें अंडरग्राउंड भी कर रखी होंगी, वो काम नहीं करेगी। साइबर इज दैट बिग, 1। नंबर 2, आप अगर मुझे रोकने की कोशिश करेंगे अपने साइबर अटैक से, तो मेरे फायर वॉल्स इतने तगड़े हैं कि मैं आपके अटैक को मेरे ऊपर असर नहीं होने दूंगा। द नेक्स्ट वॉर, अगर हम बोल रहे हैं कि एयर डिफेंस, ड्रोन, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक मैनेज EM स्पेक्ट्रम के ऊपर चलते हैं। EM स्पेक्ट्रम को जो कंट्रोल करेगा, मान लीजिए मेरी बात, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर, वो लड़ाई जीतेगा। ऐसा बोला गया था ऑपरेशन सिंदूर में, बीच में थोड़ी सी खबर आई थी कि 6 मिनट की साइबर वॉरफेयर की वजह से इंडिया को एक विंडो मिली थी 6 मिनट की, जहां कोई भी एयर डिफेंस काम नहीं कर रहा था पाकिस्तान का। ये सच था? देखिए मैंने आपको अभी यही तो बोला है कि POK में अगर कल ट्रेडिशनल लड़ाई हो जाती है, जिसको बोलते हैं ना वॉर, तो आप देखेंगे कि जो एयर से रिलेटेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड, और लास्ट रिजॉर्ट कि अगर पाकिस्तान को दिख गया कि ये तो गया, तो बाई चांस, क्योंकि उसकी फितरत में है कि मैं अपना न्यूक्लियर निकालूंगा, भाई साहब तू साइबर के आगे नहीं है। देयर इज नथिंग आउट ऑफ दीज, द ओनली थिंग विच वर्क्स इज दी पैदल सिपाही। उसकी चाल के ऊपर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का कोई असर नहीं है, बिकॉज जो बंदा चलता है वो चलता। आप उसका वो GPS डाउन कर दोगे, वो हवा में देखेगा, वो अपने स्टार गेजिंग करके उस हिसाब से चल पड़ेगा। और स्प्रिंग वाली गन से जो है गोली चला दे, क्योंकि उसका कंट्रोल, अगर आप बोलेंगे नहीं जी फला बीम वाली गन चलनी है, यस वो कंट्रोल हो जाएगी, साइबर वॉरफेयर में आ जाएगी। और साइबर के अलावा मैंने एक और भी बोला, प्रोपोगंडा वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज ऑल्सो अ बैटल विनर, एंड लेट मी टेल यू, हमारे लिए इस समय वो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम थोड़ा सा झूठ बोलने में ना कमज़ोर रहते हैं। अगर मैं आपको एक्चुअली सुंदर ना पाऊँ, और अगर मैं बोलने लगूँ आप बड़े सुंदर लग रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा मैं झूठ बोल रहा हूँ। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान इसमें बड़ा बढ़िया है। अरे जनाब क्या पर्सनैलिटी है, जनाब देखा हो तो बंदा ऐसा, अरे ऐसे नूर, पता नहीं नूर टपक रहा, यू नो दे आर गुड एट दैट प्रोपोगंडा। दे लॉस्ट अ वॉर बट दे मेड अ विनर वॉर। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। क्यों?
क्योंकि उन्होंने जैसे ही मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया तो वो फील्ड जो था वो वहाँ पाकिस्तान में फील्ड पढ़ना शुरू हो गया। अदरवाइज मुझे एक बात बता दीजिए, लड़ाई तो जहाज़ों की थी, बिल्कुल, लड़ाई ड्रोन्स की थी। मुनीर साहब आप क्या कर रहे थे उसके बीच में? वो तो एयरफोर्स चीफ को मिलना चाहिए था फिर, बिल्कुल, अगर कुछ मिलना था। हमारे तो तीनों चीफ को नहीं मिला। आप ये बताओ क्यों? क्योंकि हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, दुनिया में, अपनी कंट्री में, हम अपनी कंट्री के अपने पॉलिटिशियंस को ही नहीं रोक पाए सवाल पूछने में। आप बता दीजिए। ये एक और बहुत बड़ा बैटल विनर होने वाली है कि आप किस ये जो जितने आप पढ़ते हैं ना कि वो शाहीन मिसाइल ट्राई करी गई, वो मिसाइल ट्राई हुई, ये मिसाइल ट्राई हुई, हमने भी अग्नि ट्राई, ये किस लिए होता है? जैसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। हमने कहा अग्नि मिसाइल 5000 किलोमीटर की है जो हमारा लेती है। चाइना बोलता है ना 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 8000 की है, ये 8000 किलोमीटर तक जाती है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कि इंडिया तुम जानबूझ के कम बता रहे हो, तुम हमको पूरा कवर करते हो। हाँ, लेकिन तुम बता नहीं रहे हो। हाँ, लेकिन वो एक्चुअली ये नहीं बताना चाह रहा, वो ये बताना चाह रहा है कि जो 8000 है वो बाकी कंट्रीज कौन कौन है जो 8000 के रेडियस जी, हाँ, सो दैट दे स्टार्ट फीलिंग द डेंजर। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आप और मेरे बीच में आजकल नहीं चलता क्यों? ये भी एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का पार्ट है कि अगर कोई बड़ी वॉर से रिलेटेड डिसीजन ले पाएगी तो वो सिर्फ ये वाली सो कॉल्ड बीजेपी गवर्नमेंट ले पाएगी। गवर्नमेंट नहीं ले पाएगी। आजकल वर्ल्ड ऐसे चल रहा है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट ले पाए। दिस इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इस वजह से पाकिस्तान कांपता है। हाँ, आप कल XYZ किसी और पार्टी की गवर्नमेंट ले आना, देखना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है यार, उसे मालूम है कि ये वाली फला फला का। मैं आपको एक अपना पर्सनल एग्जांपल दे दिया, हम भी कर रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक, हमें तो किसी ने नहीं पूछा। और तो और मैं तो ये कहूँगा, जब हम वापस आते थे तो हमारे तो गली कुछ कुत्ते हैं वो भी नहीं भौंक रहे थे क्योंकि उन्हें पता था अपने ही लोग हैं। सो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज गोइंग, और उसकी वजह से वो जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक ये सब कंट्रोल होता है उसमें। सब कुछ उसके अंडर आता है कि आप कैसे लोगों को क्या प्रोजेक्ट करेंगे। हर जगह पर आप ह्यूमैनिटेरियन डाल सकेंगे या नहीं डाल पाएंगे। आप देख रहे हैं कि पैलेस्टीन अगर जीत रहा है तो इतनी बात पर बिल्कुल ह्यूमैनिटेरियन, क्योंकि सारी कंट्रीज में जितनी जगहों से आवाज उठती है कि मानवता मर रही है, मानवता मर रही है, तो इट इज सेलिंग। These two are going to play a bigger role than the normal weapon system. वेपन सिस्टम आपके पास भी आएंगे, मेरे पास भी आएंगे, आपके पास टर्की के वेपन सिस्टम आ जाएंगे, मेरे पास अपने आ जाएंगे। लेकिन जब काम करेंगे तो दुनिया को क्या बताना है, दुनिया को क्या बताना है इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। आपस में एक दूसरे को क्या बताना है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। मैं आपके जहाज ना चलने दूं, ड्रोन ना चलने दूं, आप मेरे ना चलने दो, दिस इज साइबर वॉरफेयर। सो आकाश तीर, आयरन डोम और गोल्डन डोम जो ट्रंप ने अभी अनाउंसमेंट करी, ये तीनों में से सुपीरियर एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है आपके हिसाब से अगेंस्ट ड्रोन्स एंड एयरक्राफ्ट बोथ? जो सिस्टम आपके पास हो उससे सुप्रीम और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो चीज़ आपके पास है ही नहीं, उसके सपने लेकर क्या करोगे। फिर भी एक अच्छा एनालिसिस किया जाए, आयरन डोम ने अपने आप को प्रूव किया इजराइल में बार बार, बारंबार, मैं ये भी मान लेता हूँ। उसकी एक मिसाइल इज $60,000, $60,000 की एक, यानी आपका एक ड्रोन आया, एक के लिए। अब वो जो ड्रोन है वो कितने का है? 10,000 रुपए का, 4,000 रुपए का, 12,000 रुपए का, 1,00,000 रुपए का। छोड़ दीजिए, चलिए बहुत एक्सपेंसिव में जा रहे हैं तो विच इज मोर इकोनॉमिकल, विच इज नॉट, चलिए छोड़ देते हैं। व्हाट इज द एक्यूरेसी? क्योंकि शुरुआत वाले ड्रोन, चाहे वो हिजबुल्लाह ने डाले हो, हमास ने डाले हो, हुती ने डाले हो, वो एंगेज हो पाए क्योंकि वो इक्के दुक्के 10 बीच में तो काफी डैमेज हो गया भाई। जब ईरान ने किया, ड्रोन्स जब आए काफी डैमेज हो गया। ये हमारा नहीं, टेल एविव की फोटोज आई कि भाई इतना कुछ डैमेज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बट अदरवाइज टेक्निकली स्पीकिंग आयरन डोम की जो डिक्लेयर्ड एफिशिएंसी है दैट इज अराउंड 85%। 100 अगर आए, 85 को वो कंट्रोल कर पाएगा। ठीक है ना। एंड ऑब्वियसली वो प्रायोरिटाइज करेगा, ये करेगा, वो करेगा। आज की तारीख में तीनों के तीनों कंट्री जो आपने बोले हैं, इंडिया, US, इजराइल, किस पर कर रहे हैं? DEW, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, जहां वो लेजर चलाई जाएगी और वही ड्रोन को और वही ड्रोन ऑब्लिक जहाज को गिराएगी। ठीक है। DEW की एक बीम की एट अ टाइम कीमत जो मानी गई है वो तकरीबन 110 रुपए मानी गई है। 110 रुपए उसकी जो एनर्जी की
जैसे हम कहते हैं ना कि स्कूटर चार्ज कर रहे कॉस्ट हैं पर बीम या कॉस्ट पर स्ट्राइक। पर हाँ। जो एक बार बीम निकलती है, हाँ ठीक है ना। हाँ। अब वो हो सकता है, चलिए हमारे अभी तक हमने 15 किलोवाट वाली ट्राई करी, अभी हम 30 की कर रहे हैं। दूसरी कंट्री जो है 100 के करीब की कर रहा है। कीमत में जमीन आसमान का फर्क नहीं है, यूनिवर्स का फर्क है कॉस्ट में। बिल्कुल बिल्कुल। कौन कितनी अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता, वो बात है। हाँ। मुझे लगता है मेरा कंट्री शायद वो अफोर्ड नहीं कर सकता। $60,000 वाला। अच्छा, ज़्यादा बड़ी बात, उससे भी ज़्यादा बड़ी बात, एक्यूरेसी ऑफ DEW इज बेटर देन आयरन डोम एंड गोल्डन डोम। बिल्कुल। छोड़ देते हैं, चलिए मैं एक सेकंड को, क्योंकि भाई आयरन डोम इतना हो गया, चलिए ये तुम ही नंबर 1 हो, ठीक है ना, मुझे दे रहे हो नहीं, फिर नखरे किस बात के। हाँ। DEW मेरा अपना बनाया हुआ है, मैं उसे 15 किलोवाट का बनाऊं, 30 का बनाऊं, 60 का बनाऊं, 100 का बनाऊं, ये मेरी मर्जी, बिल्कुल कोई मुझे रोक नहीं सकता। बिल्कुल। इसकी कॉस्टिंग मेरी मर्जी, इसको कल अगर मैं बाई चांस एक्सपोर्ट करता हूँ, उसमें से जो इनकम लेता हूँ मेरी मर्जी। एक बार ऑडियंस को मैं समझा दूं कि कॉस्टिंग की क्यों इतनी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर सामने वाली कंट्री 4,000 रुपए का ड्रोन उड़ा रही है और आप 110 में उसे गिरा दे रहे हो, तो आप इकोनॉमिकली भी जीत रहे हो। लेकिन अगर वो 4,000 रुपए के ड्रोन को गिराने के लिए $60,000 की मिसाइल चली जाती है, तो आप ड्रोन गिरा भी दोगे तो आप हार गए इकोनॉमिकली। तो जनाब इसीलिए तो इजराइल उस इतनी सुपीरियरिटी के बाद भी उसको वो बम कम पड़ रहे हैं यूएस से। यूएस के जो बाहर के जो मुस्लिम देशों में जो उसके बेसिस हैं, वहां से वो उनको निकाल कर दे रहा है, कम पड़ रहे हैं। देखिए, कौन कॉस्टिंग की जब हम बात कर रहे हैं, जब आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो आप करोगे कैसे। बिल्कुल भाई, चाहूंगा तो मैं ये कि स्टार वॉर वाला प्रोग्राम वहां से मैं लड़ाई लड़ूं कि तेरे यहां से निकला और मैंने वहीं से वहीं मार दिया। भाई साहब, स्टार वॉर यूएसए अफोर्ड नहीं कर पाया, द कॉस्टिंग वाज सो हाई। यस। अगर मेरे को 45 स्क्वाड्रन चाहिए 2 फ्रंट वॉर लड़ने के लिए, मैं 90 स्क्वाड्रन ले आता हूं, आपको लगता है मुझे डरे कोई लड़ाई का? सही कह रहे हो। भाई डबल हो गए मेरे, हाँ। अब मुझे क्या डर है? हाँ। भाई साहब, पैसे कहाँ हैं? हाँ। 29 पर तो आज मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। हाँ। आप क्यों नहीं खरीद रहे? क्यों आप 10 मैं ढूंढ रहे हो? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। पहली बात, पैसे होने के बावजूद एवरी वाइज कंट्री यूएस को एक बात बोल दी है, फ्रांस से तो उसके काफी अच्छे रिलेशन है। भाई हाँ, राफेल क्यों नहीं खरीदता? कॉम्पिटिटर है ना, क्यों नहीं खरीदता भाई? वरना पैसे की लड़ाई है। सबसे बड़ी लड़ाई जो अब आने वाली है इज द इकोनॉमिक वॉरफेयर। आप एक दूसरे की इकोनॉमी को गिराएंगे। बट अगर आपके सवाल का जवाब अभी भी किसी के समझ में ना आया हो, वो हथियार सबसे अच्छा हथियार माना जाता है जो आपका अपना है। कम हो कोई बड़ी बात नहीं, आप आयरन डोम खरीदने गए, गोल्डन डोम खरीदने गए, चलो किसी वजह से उसने दे भी दिया, आपने कितने खरीदे? आपने S-400 खरीदी ना, हाँ। ठीक है ना, कितनी खरीद ली आपने? बड़ी मुश्किल से 5 हिम्मत जुटाकर 5 के लिए 3 ही आई अभी तक। बिल्कुल। क्यों? पैसों का प्रॉब्लम है। सप्लाई तो अपने आप में, और अगेन सप्लाई डिपेंडेंट हो गए हम। हाँ। ये भी तो आप देखिए ना। हाँ। मेरी मैं आपकी तरफ मुंह ताक रहा हूँ, भाई साहब मेरी एक मैंने इस जगह लगा दी, एक उस जगह लगा दी, एक उस जगह लगा दी, अब क्या करूँ? चौथा फ्रंट खुल रहा है। चौथा, पांचवा, छठा, मुझे नहीं पता। हाँ। अच्छा चलिए, 5 तो हमने ऑर्डर तो कर लिए, कोई बड़ी बात नहीं। अब हमको रियलाइज हो रहा है कि 5 से ज़्यादा चाहिए। आजकल बात चल रही है S-500 की। हाँ। कि हम 500 लेंगे। इसका मतलब क्या है कि हर सप्लाई आते आते अगली तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई, अपग्रेड हो जाती है। अगर आपके पास अपना है आकाश तीर, हाँ। तो जनाब इससे बड़ी। और अबव ऑल, आपने कौन सा आयरन डोम टेस्ट किया? आप बताना जरा। बिल्कुल। आपने कौन सा गोल्डन डोम टेस्ट किया? आकाश तीर आपने टेस्ट किया हुआ है। वॉर टेस्टेड। आपकी अपनी लड़ाई में टेस्ट है, आपके अपने हाथों से टेस्टेड है। इससे ज़्यादा रिलायबल सिस्टम क्या हो सकता है? बिल्कुल। फौजें 2-3 चीज़ों पर ज़रूर चलती हैं। एक है रिलायबिलिटी, एक है एक्सपीरियंस, कि यस आपको लाइव वॉर एक्सपीरियंस है। इसीलिए जब हम बैटल एक्सरसाइजेस करते हैं तो उसमें रॉकेट्स और ये सब चलते हैं। वो इसीलिए चलाए जाते हैं कि अगर मैं अपनी बात करूं कि एक रॉकेट रेजिमेंट का जब फायर मेरे ऊपर आएगा एनिमी के तौर पर, तो मेरे को कैसा लगेगा? तो हमको हमारी ट्रेनिंग में अंडरग्राउंड ले जाके बिठाया जाता है और हमारे ऊपर फायर लाया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा होता है जब कारगिल में
हमें ज़रूरत पड़ने पर अपने ऊपर फायर बुलाना था, हम डरे नहीं। हाँ, आपको बता दूं, बड़ा रेयरेस्ट ऑफ रेयर है कि आर्मी ने, आर्टिलरी ने अपने ऊपर फायर बुलवाया। आप सोचिए, जब मैं ये ऑर्डर कर रहा हूँ तब मेरे में क्या दिमाग में आ रहा होगा कि मैं अपने ऊपर फायर बुला रहा हूँ, आगे नहीं बुला रहा हूँ। ऐसा क्यों? इसी को बोलते हैं फायर SOS, सेव आवर साउल। सेव आवर साउल का मतलब होता है कि एनिमी मेरे ऊपर इस तरह से फायर कर रहा है और मेरे तरफ बढ़ रहा है कि ये मुझे डिसलॉज कर देगा, तो मैं अपनी पोजीशन छोड़ दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, अपने आप को किसी एक खड्डे के अंदर करता हूँ, दाएं बाएं करता हूँ, जो भी बचाव कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ, बट अपने ऊपर फायर बुला लेता हूँ ताकि वो जो जैसे ही वहां पहुंचे, वो पहुंचेगा नहीं। हाँ, वो फिर पहुंचेगा नहीं, क्योंकि मेरा फायर जो है पूरे एरिया में आएगा, तो ही कैनॉट कम, एंड यू विन। वी हैव एक्चुअली वन, वी हैव एक्चुअली वन दिस वॉर लाइक दैट इन कारगिल। द फायर वॉज कॉल्ड ऑन आवर ओन सेल्फ। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस था कि हाँ भाई, वो जो ऑफिसर था, वो हमारे जो स्कूल ऑफ आर्टिलरी में वहाँ इंस्ट्रक्टर था, उसको पता था। जो आर्टिलरी बोर्ड पर उस चीज़ को प्लॉट कर रहा होता है ना, फायर देने वाला, गन एंड वाला, आप मानेंगे नहीं, नॉर्मल पीस टाइम में हम बोलेंगे चेक टारगेट, चेक टारगेट, चेक टारगेट। भाई साहब, तो कोई गलत टारगेट ले रहा है। चेक बाय सेफ्टी, चेक बाय सेफ्टी, चेक बाय सेफ्टी। क्योंकि भाई साहब तू अपने ऊपर ले रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर तेरा अपना डॉट लगा रखा है, उसके चारों तरफ सर्कल लगाया हुआ है कि आप मेरे OP ऑफिसर यहाँ हो, मैप पर इधर फायर नहीं करना है, और आप यहीं फायर बुला रहे हो। सो सेम गोज फॉर आकाश तीर। आकाश तीर हमने फायर कर लिया है, हमें मालूम है, इसकी कीमत हमें मालूम है, इसकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी हमें मालूम है। अगर फ्यूचर में सडन बोफर्स का गन का एमिनेशन हमारे पास कारगिल में खत्म हो रहा था, क्या किया हमने? दौड़े गए पूरी दुनिया में, ऑफ दी शेल्फ खरीदा। मेरे ख्याल 3800 रुपए वाला शेल जो है हमको 8000 में पड़ा था, बिल्कुल ऑफ दी शेल्फ। क्यों? हु इज पेइंग फॉर दैट? यू एंड मी आर पेइंग फॉर दैट। यस। अच्छा, देन टाइम डिले। ऐसा तो है नहीं कि आपने आंख मारी और वहां से चल पड़ा। वैसा पेमेंट होगा, ये होगा, क्लियरेंस होगा, उसकी भी शायद मैन्युफैक्चरिंग लाइनअप में उतना है या नहीं है, ये सारी चीजें देखिए। बिल्कुल। आकाश तीर इज योर वेपन सिस्टम। यू टेक माय वर्ड, यू विल बी एक्सपोर्टिंग आकाश तीर। आप इसे बाहर बेचेंगे, इसकी काबिलियत को देखते हुए, इसकी कीमत को देखते हुए, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसकी रिलायबिलिटी को देखते हुए कि इंडिया मेक्स रिलायबल आइटम्स। ये ऐसे नहीं हो रहा है कि चल भाई दे दिया। PL-15 भी तो मिसाइल बड़ी फेमस थी, अब नहीं चली, मैं क्या करूं? उसके बीच में मैं तो घुसा नहीं था कि चलो जी इंडिया ने कुछ सैबोटाज कर दिया। तुम्हारी मिसाइल चली, बीच में रुक गई, नीचे गिर गई, वो गांव वाले ने पैर लगाया, बोले यार ये क्या है? वो तो बाद में पता चला PL-15 है। सो इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ गुड थिंग्स टू यू। एक आपके अंदर जो आपकी अपनी चीज़ है, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं जो पाकिस्तान को या किसी कंट्री को पता ही ना चले। इसीलिए चाइना ने क्या बोला? द PL-15 मिसाइल्स विच वी मेक फॉर आवर सेल्फ वी डोंट एक्सपोर्ट। ये मेरे नहीं, उनका स्टेट, क्योंकि उनकी मिसाइल का बैड नेम आ रहा था। Correct. तो बोले द मिसाइल विच इज इन आवर सर्विस वी डोंट एक्सपोर्ट। यस, बिकॉज़ दे वांटेड टू शो, एक तो डिफेंड भी करना था, तो हो ही गए ना, बट सच्चाई भी निकल आई इसी बहाने कि आप सेकंड रेटेड और थर्ड रेटेड आइटम बाहर देते हो। भाई इसका मतलब तो यही निकला। हमने तो ब्रह्मोस के लिए नहीं बोला कि फिलीपींस को हमने कोई गलत वाली दी, हम तो बोला जो हमारे पास है वो दे दी। अब हम जो एक नई वाली बना रहे हैं ब्रह्मोस NG, उसकी रेपुटेशन क्या है? आकाश तीर से पैरेलल चलिएगा आप इस बात को लेते हुए, उसकी क्या है? रशिया जिसने हमारे साथ कोलैबोरेट कर इसे यहाँ बनाया इंडिया में, वो उसको खरीदने को तैयार है। ब्रह्मोस NG वो खरीदने को तैयार है। इसलिए अब आप देखेंगे कि ये जो वेपन सिस्टम पहले हम मेरे ख्याल 25 हमने बनाई थी, अब वो हम 1 महीने में 1000 बनाएंगे, क्योंकि उसको भी चाहिए, हमें भी चाहिए, क्योंकि इट्स अ सक्सेसफुल वेपन। बाकी कौन मांगेगा आपका? वो भी वियतनाम या कौन मांग रहा है, वो भी हमसे मांग रहा है, उसके साथ चल रही है। वो लेगा नहीं लेगा छोड़ दीजिए, इंडोनेशिया भी मांग रहा है, वो लेगा या नहीं लेगा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डिमांड है। करेक्ट। सो आकाश तीर इज अ मैटर ऑफ प्राइड टू यू। अगर मैं चेयर पर बैठ कर डिसाइड करने वाला हूँ तो मैं उन दोनों के बारे में सोचूंगा भी नहीं,
क्योंकि ये चीज़ मेरे पास अवेलेबल है, बिल्कुल, मैं किसी और पर डिपेंड नहीं होना चाहूँ। बिल्कुल। वेरी सिंपल। आपके हिसाब से कब ये हो सकता है कि जो, क्योंकि गृह मंत्री जी ने जो है बयान भी दिया और उसके बाद जो है जियोपॉलिटिकल समीकरण भी बहुत बदल चुका है उस समय से अब तक, अब आपको क्या लगता है कि ये पीओके हम 10 साल की बात कर रहे हैं, 20 साल की बात कर रहे हैं, 2047 की बात कर रहे हैं? मेरे हिसाब से अगर एक बड़ा कंसिडर्ड व्यू लिया जाए, जिस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी बहुत ज़्यादा लगा तो तकरीबन 1 से 1.5 महीने में पीओके आपका होगा। 1 से 1.5 महीने में उतना टाइम लग जाएगा, क्योंकि जब आप एक फुल फ्लेजेड वॉर पाकिस्तान के साथ, चाहे वो कितना भी कमज़ोर हो, बट आप एक फोर्स लेवल को उस जगह तक पहुंचाकर स्टेबलाइज कर पाएंगे। टेक्निकल काबिलियत तो ये है कि हम 3 दिन के अंदर पीओके की अपनी लिमिट तक पहुंच सकते हैं, जहाँ तक हमें, लेकिन लड़ाई होनी है, इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, उतना टाइम लगेगा। अब आगे बात कि ये कब होगा, मेरा अपना सही गलत जैसा भी जो थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे दिखती हैं कि अगर ये समझा जाए कि ये सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट डिसीजन कर पाएगी, और अगर बीजेपी गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेने के लिए कोई मजबूरी आएगी तो वो शायद अगले इलेक्शन तक आ जाएगी, 2029 से पहले, कि अगर वो उनको दिख रहा होगा कि वैसे ही जीत रहे हैं सब कुछ। मैं पॉलिटिकल आंसर दे रहा हूँ अब, इवैल्यूएशन ऑन पॉलिटिकल लाइंस। मेरा जो कंसिडर्ड लाइन है कि यस, बीजेपी जैसी गवर्नमेंट कर सकती है इस तरह का डिसीजन, बाकी शायद नहीं कर पाए। हाँ। ये भी मैं आपको जिम्मेदारी से कह पा रहा हूँ। और अगर बीजेपी गवर्नमेंट करेगी ये डिसीजन, तो उसका सोल जहाँ पर उसके ऊपर फोर्स आएगी, मजबूरी आएगी, वो आएगी उसकी इलेक्शन की। अगर बीजेपी गवर्नमेंट को लगा कि कहीं कुछ ऊंच नीच हो सकती है, तो वो भारत के इज्जत की खातिर, मान सम्मान की खातिर, ईगो की खातिर, कि चलिए अब जा तो रहे हैं, जाते जाते ये एक काम और कर जाए, एक बात। ये जज्बा भी है थोड़ा सा, मैंने देखा आर्टिकल 370 अगर आप देखेंगे, राम मंदिर कौन सोच सकता था कि तो वही तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना कि जाते जाते कम से कम बस देखी जाएगी जो होगा। 370 में भी तो यही था, देखी जाएगी क्या होगा। वो तो उमर अब्दुल्ला ने भी बोल दिया, वो खालिदा ने भी बोल दिया, पता नहीं किस किस ने बोल दिया, वो क्या महबूबा मुफ्ती ने भी, कि झंडे को डंडा नहीं होगा, डंडे को हाथ नहीं होगा, हाथ का पैर नहीं होगा, पता नहीं क्या नहीं होगा, सब कुछ हुआ वगैरह वगैरह। सो आई थिंक बीजेपी गवर्नमेंट में जो एक नई सी चीज़ है वो ये है कि ठीक है, इसकी कॉस्ट क्या है कि हम शायद अगली गवर्नमेंट में ना आए, हमें अपनी गवर्नमेंट जाती हुई दिख रही है, तो जाते जाते कर देते हैं। भाई अपनी सेटिस्फेक्शन तो रहेगी कि हाँ यार हमारी पार्टी ने ये कर दिया, जो भी कह लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर हमने कर दिया, सीधी बात है। इसके प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। एक ये है, और दूसरा, अगर उन्हें ये लग गया कि हाँ जी हम तो इलेक्शन वैसे भी जीत रहे हैं, तब वो अपने अगले टेन्योर में ज़रूर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर ये ज़रूर होता है कि आप हमेशा नहीं गवर्नमेंट में रह सकते। एंड बीजेपी गवर्नमेंट अपने आप में इस बात को अच्छे से रियलाइज़ करती है कि वो वाले काम जो काफ़ी सालों से पेंडिंग है, जैसे आपने कहा राम मंदिर वगैरह जो भी है कह लीजिए, ये वो काम ज़रूर कर लेगी, इस डेस्परेशन में नहीं, इस प्राइड में, ईगो में, कि यार हमने बोला था, अभी जाते जाते कर देते हैं या आगे आने के लिए कर देते हैं। ये दोनों तरफ से एप्लीकेबल हो, नेगेटिवली भी ले लो, पॉजिटिवली भी। ये मेरा अपना आकलन है। सर बहुत मज़ा आया आपसे बात करने में, आपका बहुत डीप, थरो, वेल रीजन्ड एनालिसिस होता है। मैं उम्मीद करूंगा कि और रादर मैं कैमरा पे वादा ले लेता हूं आपसे कि हम जो है दोबारा ज़रूर मिलेंगे। मेरे को बहुत मज़ा आया, इतने ज़्यादा वाइड स्केल पे, मैक्रो और माइक्रो लेवल पे जाकर के हर चीज़ को एनालाइज करने में। एंड आई होप आपको भी उतना ही मज़ा आया हो। बहुत बहुत और बहुत बहुत धन्यवाद। और सर दोबारा ज़रूर मिलेंगे जल्दी। डेफिनेटली, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद।